जी फाइनल करना। चलिए सेटल हो जाए, सभी स्टार्ट करें। स्केलेटल सिस्टम। चलिए हम एंटर कर चुके हैं सेकंड पेज ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, और सेकंड पेज में हम जान लेते हैं अबाउट द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में एक्सरे स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग, और आप लोगों के पास जेएनसी की बुकलेट है ऑलमोस्ट सभी के पास, तो लेके आते हैं। क्यों नहीं लाते हैं? हाँ? लेके आना है, और एक्स्ट्रा नोट्स नहीं बनाए। जो टाइम होता है एक्चुअली आपके स्केलेटल सिस्टम का हमने काफी ज्यादा दे दिया है, एक्चुअल में इतना नहीं देना था, है ना? तो थोड़ा सा उसको फोकस करें। प्लस मेरे को बोला गया है आप ये बता सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने नहीं बताया है, चीटिंग की है मेरे साथ, कि पीपीटी आपके ग्रुप में शेयर की जा सकती है ना? करते हैं सर, मेरे को बता रहे हैं कि बच्चों को आप पीपीटी दे सकते हैं नोट्स के लिए। चलिए ठीक है, जो पॉइंट टू पॉइंट रहता है, पॉइंट टू पॉइंट जो रहता है कि जो एग्जैक्टली आपके एग्जाम का क्वेश्चन बनता है जहाँ से, और जिसको हम हाईलाइट करते हैं कि ये तो आपका नोट्स एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, उन चीजों को लिखना। अदर चीजों के लिए आज आपको टाइम नहीं दिया जाएगा, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। इन बिटवीन क्लास में वो नहीं करें। दूसरी बात है, थोड़े नोट्स आपको मिल जाएंगे, जो आपका ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप जो सभी बच्चों के बना के है, उन ग्रुप के अंदर आपको पीपीटी मिल जाएगी, वहां से आपको नोट्स लिखने का ज्यादा शौक है तो लिख सकते हैं आप लोग। सेकंड थिंग है कि आपके पास बुकलेट है, तो कुछ एक्स्ट्रा लगता है तो आप उसके अंदर एड ऑन कर ले। वो बुकलेट क्यों दी है? घर पे रखने के लिए तो नहीं है बेसिकली। आप लिख भी रहे हैं, बुकलेट भी आपके पास, डबल मेहनत आप कर रहे हैं, लिखने में ज्यादा टाइम जाया कर रहे हैं, नोट्स बहुत सारे बन रहे हैं आपके पास। कोशिश करें कम से कम चीजें क्लास के अंदर लिखे, है ना? आज हमारा मेन जो कंटेंट है वो ये रहेगा, और जो हमारा टारगेट है कि बिफोर द 25 ऑफ द जैन, क्योंकि 25 से स्टार्ट है, मतलब कि 24 जैन तक हमारा फिनिश होना है। और अभी की जो सिचुएशन चल रही है, अगर हम इस तरीके से चलेंगे तो देयर मे बी नॉट पॉसिबल, है ना? आज हम पॉइंट टू पॉइंट जानेंगे, काम की चीजें हर चीज डिस्कस की जाएगी, कॉम्प्रोमाइजेशन बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सर मेन चीज हटा दी गई है, लेकिन जो वर्ड टू वर्ड है मैं एक्सप्लेन थोड़ा ज्यादा करूंगा, लिखने के लिए आपको टाइम थोड़ा कम दिया जाएगा, उस पर फोकस करना है, बीच में आउट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। एक्सरे में स्टार्ट कर चुके थे, चार पांच डायग्नोस्टिक जो प्रोसीजर है उनको हम स्टार्ट कर लेते हैं, उनको देख लेते हैं। बाकी कुछ जो स्पेसिफिक होती है और डिजीज कंडीशन के साथ साथ में और जानते रहेंगे। बाकी चार पांच जो डायग्नोसिस है पहले एक्सरे देखेंगे, देन उसके बाद में आर्थ्रोसेंटेसिस, देन आर्थ्रोस्कोपी, देन उसको फॉलो करते हैं डेक्सा स्कैनिंग। चार पांच के बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे, और लास्ट में जो आपकी बोन स्कैनिंग होती है, न्यूक्लियर इमेजिंग स्टडी जिसे बोलते हैं, पूरा बॉडी को स्कैन करने के लिए जो एक स्कैन काम लेते हैं, बोन स्कैनिंग जो कैंसर सिचुएशन में काम लेते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम एक्सरे के साथ में। एक्सरे के बारे में हम जान चुके थे, मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला ये मेन की जो लाइन थी, और इसमें आप लोग नोट्स एड ऑन कर भी चुके हैं कि जो मोस्ट कॉमनली स्केलेटल सिस्टम, मोस्ट कॉमनली स्केलेटल सिस्टम के अंदर जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर यूज होती है दैट इज द एक्सरे। देन डेंस स्ट्रक्चर जो होते हैं वो व्हाइट कलर के दिखते हैं, ये आपकी एक इंपॉर्टेंट बात है जो हमने लास्ट क्लास में देख ली थी। बाकी नॉन इन्वेजिव, पेनलेस, कॉस्ट इफेक्टिव, वाइडली अवेलेबल, ये सब बेसिक सी चीजें हैं। अब जब आप नोट से लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इन सब चीजों को आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जैसे कि यहाँ पे नॉन इन्वेजिव लिखा है, तो आपको सबको अच्छे से पता है कि एक्सरे नॉन इन्वेजिव होता है ना? तो इन सबको लिखने की कोशिश नहीं कर। मैंने कोशिश की कि स्केलेटल सिस्टम को आपके सामने बिल्कुल बेसिक टू बेसिक और बारीकियों से रिप्रेजेंट किया जाए, ताकि आपकी खोपड़ी में एटलीस्ट वन से टाइम तो घुस जाए हो। और उम्मीद है कि हम उस चीज में सही भी साबित हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा हमारा टाइम ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, उसको हम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज अभी करेंगे बच्चों। स्केलेटल सिस्टम का जो सेकंड पोर्शन है उसमें हम स्पेसिफिक स्टडी करेंगे। एग्जाम का सीधा क्वेश्चन है, एक्सरे की जो डिस्कवरी हुई है, जिन्होंने एक्सरे को फाइंड आउट किया था, वी सी रोंगटन समटाइम लिखा होता है, यहाँ पे पूरा नेम है विलियम कॉनरेड रोंगटन। इन्होंने एक्सरे को फाइंड आउट किया था, ये लेबोरेटरी में कुछ टेस्ट कर रहे थे, उस टाइम कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ इनके साथ, तभी से इन्होंने एक्सरे को एज ए मेडिकल साइंस में, है ना, ये खुद जो थे वो फिजिशियन थे, एज ए मेडिकल साइंस में कि किसी थिंग्स को आप एब्जॉर्ब करके उसकी स्ट्रक्चर की स्टडी आप कर सकते हैं। जैसे बोन है, यूजुअली आपकी बोन जो होती है वो इस तरीके से दिखती है, ये आपकी कॉमनली बोन दिख रही है। अब इस बोन के अंदर कुछ डिफॉर्मिटी आ गई, एक्स्ट्रा ग्रोथ होगी, या फिर यहाँ से फ्रैक्चर होगी, तो वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन्होंने ग्लास की जो मेटल की थिंग थी उस पर एक्सपेरिमेंट करके फाइंड आउट किया था, और इनको फादर ऑफ द एक्सरे बोला जाता है। नेम आपको याद रखना, समटाइम डब्ल्यू सी रोंगटन लिखा होता है, विलियम कॉनरेड रोंगटन भी याद रखना। देन बोन डेंस टिश्यू ऑब्जर्व एक्सरे एंड अपीयर व्हाइट ऑन द एक्सरे, जैसे कि आपको फिल्म दिख रही है, फिल्म मतलब होता है वो पेपर जो सीट होती है ना, उसको हम बोलते हैं एक्सरे फिल्म। और रिपोर्ट उसके अंदर जो डाटा है ये भी याद रखें, एक्सरे की जो रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट क्या है? जैसे यूएसजी, यूएसजी की लिखित रिपोर्ट होती है, एक्सरे की कोई लिखित रिपोर्ट नहीं होती है। तो यहाँ पे फिल्म ये है, ये आपकी फिल्म है, और एक पेपर की सीट होती है, प्लास्टिक जो पेपर जैसा रहता है उसकी सीट होती है, उसके अंदर ये आपकी रिपोर्टिंग डाटा है कि क्या है इस पर्सन को, क्या नहीं है। देन कंफर्म द फ्रैक्चर, बहुत सारी डिजीज कंडीशन को आप इसके थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन कंफर्मेटरी जो बनता है एकमात्र ये फ्रैक्चर के लिए बनता है। बाकी ओस्टियोपोरोसिस है ना, पेशियर डिजीज हम डिस्कस करेंगे, तो पेशियर डिजीज के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग साइन आते हैं। बोन की जो ग्रोथ एक्स्ट्रा होती है वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, कंफर्म आप एक्सरे के थ्रू नहीं कर सकते। जैसे बोन है, बोन के अंदर ओस्टियोसार्कोमा होगा, बोन का कैंसर होगा, एक्स्ट्रा ग्रोथ होगी है। अब जब एक्स्ट्रा ग्रोथ होगी है तो उसको आप एक्सरे के थ्रू तो असेस कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो जो स्वेलिंग वो एक्स्ट्रा ग्रोथ है, आई मीन बोन कैंसर ही है, वो स्वेलिंग भी हो सकती है। समझ पा रहे हैं मेरे पॉइंट को? तो कंफर्म करती है ओनली ये फ्रैक्चर, क्योंकि फ्रैक्चर क्लियरली विजिबल हो जाता है आपके एक्सरे के अंदर। एक्सरे इमेज में जो फ्रैक्चर होता है अभी हम देखेंगे, फ्रैक्चर भी आज हमारा सेकंड पोर्शन है। फ्रैक्चर आपका इजीली हो जाता है, इसलिए कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द फ्रैक्चर, फ्रैक्चर का कंफर्मेटरी टेस्ट आपका एक्सरे ही है। मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला भी आपका एक्सरे ही है, ये आपको याद रखना। तो इसमें बस ये चीज लिखना और ये लिखना। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया, ये चीजें मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। दूसरी बात, जो भी डायग्नोस्टिक हम पढ़ेंगे यहाँ पे, उनमें जो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर जब हॉस्पिटल में काम करते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जब आप ये जो टेस्ट है हमारे सामने डायग्नोस्टिक टेस्ट है उसके लिए वही बेसिक चीजें यहाँ पे है, तो उनको एक्स्ट्रा नहीं लिखे। जैसे एक्सरे करवाने के लिए कोई पेशेंट जा रहा है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जो पेशेंट है उससे पहले तो कंसेंट हो, ये हम एंश्योर करते हैं, ये हम कंफर्म करते लेते नहीं है, याद रखना है। हम एंश्योर करते हैं कि कंसेंट लिया हुआ है या नहीं है। नहीं लिया हुआ है तो हम इन्फॉर्म करते हैं जो भी कंसर्न रेजिडेंट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं उनके साथ में, और उनसे हम बोलते हैं कि इसका कंसेंट लिया, एक्सरे का कंसेंट होना भी जरूरी है ना, क्योंकि ये भी प्रोसीजर है। तो कंसेंट लिया हुआ है नहीं, ये हम एंश्योर करते हैं, ये वर्ड याद रखें। कंसेंट होता है वो हम नहीं लेते हैं, है ना? तो ये हम करेंगे। देन उसके बाद में एक्सरे के लिए जाओ तो एनपीओ की जरूरत है,
हाँ सम टाइम ये पूछ लिया जाता है। एक्सरे में कोई एनपीओ की जरूरत नहीं है, नील पर ओरल नथिंग बाय माउथ कुछ नहीं देंगे आप, ऐसा एक्सरे के लिए कोई मस्ट नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं रखेंगे। उसके अलावा और क्या क्या करेंगे, पेशेंट ने कोई ज्वेलरीज वगैरह पहन रखी है, कुछ हार्ड मेटल्स वगैरह पहन रखे हैं, उन सबको हटाएंगे। तो ये नॉट ओनली इन द एक्सरे, इट आल्सो फॉलो इन द सीटी स्कैन और इन द एमआरआई, है ना। तो उनमें भी इन चीजों को फॉलो करते हैं। बेसिक चीजें जो नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटी आपकी बनती है एक्चुअल में, कि आपको ध्यान किस किस चीज का रखना है। जैसे आप हॉस्पिटल पोस्टेड हो गए और आपका पेशेंट उसका एक्सरे होने के लिए जाना है, तो आप पेशेंट को शिफ्ट करेंगे, उससे पहले कैसे प्रिपरेशन करके भेजेंगे। तो वो कॉमन सी चीजें जो आपको याद रखना। आर्थ्रोसेंटेसिस में पढ़ेंगे तो वहां पे आपकी जॉब रिस्पांसिबिलिटी क्या बन जाती है, एक्सरे की तुलना में थोड़ी सी स्पेसिफिक बन जाती है। क्यों? क्योंकि जो आर्थ्रोसेंटेसिस है बेसिकली वो इन्वेजिव प्रोसीजर है, इन्वेजिव प्रोसीजर, और वहां पे आप स्किन बैरियर को अल्टर कर रहे हैं, उससे पिक कर रहे हैं, और पिक कर रहे हैं तो मैं भी चांस कि वहां पे इंफेक्शन हो जाए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री हो जाए। उससे बचाने के लिए फिर हम वहां पे एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेते हैं। तो फिर वहां पे आपकी जो जो रिस्पांसिबिलिटी है, नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटी जिसको हम बोलते हैं, वो थोड़ी ज्यादा बन जाती है। उसके अकॉर्डिंग कुछ स्पेसिफिक थिंग्स है, इन्फेक्शन से रिलेटेड आप किस तरीके से अपने पेशेंट को मैनेज करते हैं ना, वो स्पेसिफिक बन जाती है। यही आपकी जो रिस्पांसिबिलिटी होती है, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही है। डायग्नोस्टिक प्रोसेस जानना है कि होती क्या है, क्या इसका पर्पज है। देन मेन थिंग की नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटी क्या है, आपका काम क्या है। अरे भाई यही तो करने जाओगे, आप क्या करोगे, एक्सरे थोड़ी करोगे वहां जाके। एक्सरे होता क्या है वो हमें पता होना चाहिए, लेकिन आप एक्सरे में क्या करेंगे, दैट इज योर रिस्पांसिबिलिटी, और दैट नोन एज नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटी। क्या क्या करेंगे हम इसमें, तो बेसिकली रिमूव एनी रेडियो ओपेक ऑब्जेक्ट सच एज कोई भी ऐसी रेडियो ओपेक जो आपकी रेडिएशन को ऑब्जर्व कर ले, और वो वहीं पे जो स्ट्रक्चर हमें दिखा नहीं है वो दिखा नहीं पा रहा। मतलब यहाँ पे मैंने कोई मेटल की थिंग्स पहन रखी है, एक्सरे करा जाए तो वो एक्सरेज को यहीं पे ऑब्जर्व कर लेगा, तो उसके पीछे वाले बोन तो दिखेगी नहीं, है ना? तो उन सब आइटम्स को वहां से रिमूव करना है। देन आज द क्लाइंट सी इज प्रेग्नेंट में कॉन्ट्रैक्टिंग प्रेगनेंसी, ये कॉमन सी थिंग्स है जो कि आप अच्छे से जानते हैं कि जो रेडिएशन होती है वो एक रेज होती है, एक्स रेज उसके अंदर कॉमनली, और बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रेज वहाँ पे यूज की जाती है ना। और वो जो रेज होती है वो जो फास्ट ग्रोइंग सेल्स होती है, फास्ट ग्रोइंग सेल्स होती है, उनके लिए हार्मफुल होती है। अरे इधर सुन लो, बाद में लिख लेना। आज बोल दिया कि लिखने का टाइम नहीं देंगे, इसलिए लिखने पर बच्चों कुछ नहीं कर पाओगे, हकीकत बता रहे हैं। लिखने में रह जाओ, किताब भरी पड़ी रहेगी। वास्तविकता जिसको आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, एक्सेप्ट कर लो वास्तविकता को कि सर ये चीजें सही है, नोट्स लिखे पड़े हैं बहुत सारे आपके पास, हमारे जैसे बुकलेट उसमें अच्छे से नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटी लिखी है, फिर आप क्यों लिखने में लगे पड़े इन चीजों को, इतना ध्यान दे लो ना भाई। जब एग्जाम में चीजें पूछी जाएगी तो यहाँ से आएगी, नोट्स आपके छपे के छपे पढ़े जाएंगे। आज के 4 महीने पहले जो आप लोगों ने नोट्स लिखा है, याद करो उनमें से कितना आपको याद है ना। तो थोड़ा फोकस करो, जो चीजें बताई जाएगी किस तरीके से आपको चीजें फॉलो करना है। जहाँ पे लिखने की जरूरत है बोल दिया जाएगा, टाइम दे दिया जाएगा, इधर देख लो थोड़ा। लिखने में लगे हैं बस, कॉलेज की चीजें नहीं चल रही है। दिस इज योर कॉम्पिटिटिव क्लासेस, और उस पर्पस से उस माइंडसेट से सोचना आपको। थोड़ा ऊपर उठ के सोचे बच्चों, नोट्स की प्रिपरेशन आप करने जा रहे हैं, सीआरई जैसे बड़े एग्जाम आप दे रहे हैं, थोड़ा सोचना है। ज्यादा नोट्स नहीं लिखे फिर बार बार बताया जा रहा है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्रेगनेंसी जो फास्ट ग्रोइंग सेल्स होती है उसके अंदर जो रेडिएशन होती है उसको कुछ खास कंडीशन होगी करना ही है, तब तक हम उसको अवॉइड करते हैं। मतलब हमारा तो राइट नहीं है, लेकिन हम डॉक्टर को जो भी है रेजिडेंट उनको बता सकते हैं कि सर ये पेशेंट इस चीज से सफर कर रहा है, इस पेशेंट को ये है कि हम अवॉइड कर सकते हैं। आप अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, आप मना नहीं कर सकते। जैसे डॉक्टर ने दिया कि एक्सरे करवाना है तो आप मना नहीं कर सकते, लेकिन आप अपना क्वेश्चन राइज कर सकते हैं कि सर ये जो पेशेंट है इसका जो यूपीटी टेस्ट पॉजिटिव है, प्रेगनेंसी टेस्ट इसका पॉजिटिव है, क्या इसका एक्सरे करवाना ठीक है या नहीं, ये आपका राइट है। ये आप बोल सकते हो। क्लियरली मना कर दोगे कि नहीं नहीं इसका एक्सरे नहीं करवानी, तो प्रेग्नेंट पेशेंट है तो वो आपका राइट बिल्कुल नहीं है ना। तो वो अपने जो क्राइटेरिया में रह के भी आप लोगों को डिसाइड करना चाहिए, आपके पास डायरेक्टली राइट नहीं है, उन पे आप मना नहीं कर सकते। क्वेश्चन राइज आप कर सकते हैं। तो प्रेग्नेंट कंडीशन है तो उसके अंदर आपको क्या करना है कि अवॉइड करवाना है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ये आपको याद रखना है, ये माइंड में आपको होना चाहिए। एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। प्रेग्नेंट कंडीशन है और फिर भी करवाना ही पड़ेगा, तो फिर उसके लिए क्या करेंगे। प्रेग्नेंट कंडीशन है, एक्सरे करवाना ही है, और एक्सरे करवाना है, एक्सरे करवाना चेस्ट का क्या करेंगे, जो एरिया एक्सपोज एब्डोमेन का उसको लेड एप्रॉन से कवर कर देते हैं। लेड एप्रॉन की सीट आती है बेसिकली, उसे आप कवर कर देंगे पेशेंट को, है ना। तो ये एरिया कवर हो जाएगा, यहाँ पे एक्सरसाइज नहीं जाएगी, अंदर की तरफ इन्वेट नहीं होगी, तो ये ऊपर वाले एरिया भले एक्सपोज हो लेकिन ये एरिया में नहीं होगा। वो भी आपकी स्पेसिफिक कंडीशन में कि करना ही पड़ेगा, तब अदरवाइज तो उसको अवॉइड ही किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ कि अगर सीड है यूज करना है तो जो फास्ट ग्रोइंग सेल मैंने बताई है ना, तो फास्ट ग्रोइंग सेल जो भी आपकी होती है बॉडी के अंदर, वहाँ पे पॉसिबिलिटी तो होती है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाए रेडिएशन की वजह से। ज्यादातर म्यूटेशन कंसीडर किया जाता है, ये भी 100% कंफर्म नहीं है कि म्यूटेशन होता ही है, लेकिन हाई रिस्क माना जाता है ना। तो जैसे टेस्टिस है, ओवरीज है, प्रेग्नेंट एब्डोमेन है, इन सबको अच्छे से सीड किया जाता है कंडीशन के अकॉर्डिंग, है ना, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ताकि यहाँ पे जो सेल्स होती है वो इफेक्ट नहीं हो और कंडीशन आगे नहीं बढ़े। देन नेक्स्ट क्या लेंगे, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स वेयर लेड खुद का भी ध्यान रखना है, आपको अपना भी ध्यान रखना है, लेड वगैरह आपको यूज करना है। हालांकि इसके लिए तो जो रेडिएशन एक्सरे करने के लिए जो रेडियोग्राफर होते हैं या रेडियोलॉजिस्ट होते हैं बेसिकली वो होते हैं, लेकिन आप भी अगर वहाँ पे हैं, आपकी प्रेजेंस होना जरूरी है, आपकी ऑब्जर्वेशन एक्सरे हो रहा है, आपको अपनी सेफ्टी भी लेके चलना है। तो वो आपको अपने लिए भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो भी है वेयर लेड और नॉट ओनली लेड, ये सारी इससे क्वेश्चन बनता है, इससे क्वेश्चन बनता है, इसका फोटो ले सकते हैं। ये जो है वो आपकी लेड हेड हेड मतलब आपकी केप है, ये वाली ये लेड हेड केप हो गई, ये थायराइड सीड कॉलर है ना। थायराइड के लिए जो कॉलर बेसिकली इसको बोला है थायराइड कॉलर के नाम से जाना जाता है। ये इमेज आपके सामने, और ये आपके लेड के ग्लासेस है, ये आपके लेड के ग्लव्स है, ये लेड एप्रॉन है, फ्रंट में तरीके से बैक में तरीके से, ये डायरेक्ट समटाइम इमेज आ जाती है, वो आपको याद रखना है। तो ये आपके क्या है, दैट इज है लेडी एप्रॉन और एक्सेप्ट प्रोटेक्टिव लेड एप्रॉन सेट, कंप्लीट सेट है जिसके अंदर सारी थिंग्स आपकी प्रेजेंट है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है। चलिए, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। अब इसमें ज्यादा लिखने का कुछ है नहीं, बाकी आपको पीपीटी प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो इस पे हम ज्यादा टाइम जाया नहीं करेंगे। ये इमेज थोड़ी माइंड में बिठा ले, है ना, ये इमेज थोड़ा माइंड में आपको बिठाना। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेकंड। अगर क्लियर है, कुछ डाउट हो तो पूछना है, इतना डर के नहीं बैठना है कि सर आज तो ये बोल दिया पूछेंगे नहीं, कुछ भी डाउट हो तो पूछना है। लेकिन बच्चों थोड़ा आप भी समझ सकते हैं कि जब तक हम फास्ट नहीं होंगे तो ओनली एक ही सिस्टम आपके पास नहीं है कि ओनली स्केलेटल सिस्टम ही है सर, इसी को हम पढ़े, एक ही सिस्टम नहीं, बहुत सारे सिस्टम है और बहुत सारे सब्जेक्ट है, सभी को कवर करने की जरूरत है ना। तो सभी के हिसाब से आप लोगों को सोचना, ये आपके लिए ही बेनिफिशियल है कि कोई कंटेंट कितना जल्दी फिनिश होता है, कोई कोर्स कितना जल्दी फिनिश होता है, उतना जल्दी आप लोग अच्छे से वापस रिवाइज कर पाएंगे, है ना। तो ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है बजाय हमारे, है ना। इसलिए आप लोगों के लिए बोला जा रहा है ज्यादा नोट्स पे ध्यान नहीं दे, जो काम की चीजें हैं वो लिखे, इसमें कुछ है नहीं खास, ये आपको बस सोचना है, अपने दिमाग के अंदर बिठा के रखना चीजों को। नेक्स्ट है आर्थ्रोसेंटेसिस, फिर भी नोट्स लिखना ही है, पीपीटी प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। और खास ये तो मेरे से मिल लेना, मैं लिख दूंगा नोट्स, है ना। और ये तो मेरी लैपटॉप ले लेना, लेकिन टाइम को मैनेज करें बच्चों, टाइम मैनेज करना जरूरी है। फोटो ले सकते हैं, फोटो का कंसेंट है नहीं, लेकिन ठीक है फोटो ले सकते हैं तुरंत, है ना। फोटो के लिए मैंने आपको दे दिया, फोटो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टाइम बचाएं बच्चों। अल्टीमेट हमारा जो मोटो है, दैट मोटो इज कि आप टाइम को बचा के चले, फोकस करें। नेक्स्ट सेकंड, आर्थ्रोसेंटेसिस, जो वर्ड है यहाँ पे दैट इज आर्थ्रो, आर्थ्रो बोलते हैं जॉइंट, सेंटेसिस मींस क्या, सेंटेसिस मींस क्या। हमेशा एक चीज के साथ हम चीज को कोरिलेट कर देते हैं, तो सेंटेसिस का मींस कभी भी एस्पायरेट करना नहीं होता। सेंटेसिस का मींस होता है पंक्चर करना, क्योंकि जो आर्थ्रोसेंटेसिस है उसमें हम कॉमनली एस्पायरेशन करते हैं, लेकिन एज वेल इसको एज ए ट्रीटमेंट मॉडलिटी भी हम यूज करते हैं।
है ना। और ट्रीटमेंट मतलब ये है कि मेरे को जॉइंट में कुछ मेडिकेशन देना है, सुन लो इधर, जॉइंट में कुछ मेडिकेशन लगानी है तो वहां पे नीडल को प्रिक करेंगे, तो वहां पे आप एस्पायर तो नहीं कर रहे हैं, प्रिक किया आपने, देयर इज आल्सो नोन एज द आर्थ्रोसेंटेसिस। इनकम्प्लीट वर्ड है एस्पायरेशन, हाँ एस्पायरेशन एक लेवल तक ठीक है, लेकिन बेस्ट वर्ड जो सेंटेसिस है उसका मींस होता है पंक्चर, है ना। क्या मींस है इसका? पंक्चर करना। और पंक्चर करके आप क्या कर सकते हैं, तो कॉमनली तो आप क्या करते हैं, एस्पायरेट आउट करते हैं, है ना, थिंग्स को बाहर निकालते हैं, कॉमनली फ्लूइड को बाहर निकालते हैं। और दूसरा, इसलिए इसके दो पर्पज होते हैं, एक तो होता है डायग्नोस्टिक पर्पज और दूसरा होता है थेराप्यूटिक पर्पज। डायग्नोस्टिक के लिए भी आप एस्पायरेशन, जैसे कि साइनोवियल फ्लूइड को आप बाहर निकालेंगे, जॉइंट के एस्पेक्ट से हम बात करें तो, बाकी एस्पायरेशन आप बॉडी में जिस भी कैविटी के अंदर फ्लूइड भरा है उसके लिए करते ही है। जॉइंट में आप फ्लूइड को बाहर निकालेंगे और फ्लूइड को बाहर निकाल के उसको आप जब एग्जामिन के लिए भेजते हैं, दैट पर्पज इज डायग्नोस्टिक पर्पज। वहीं कुछ मेडिकेशन आप दे रहे हैं, एग्जांपल रोमेटोइड आर्थराइटिस हो रहा है, और रोमेटोइड आर्थराइटिस वाले पेशेंट में आप मेडिकेशन दे रहे हैं इंट्रा आर्टिकुलर, बताया था इंट्रा आर्टिकुलर मेडिकेशन आप दे रहे हैं, तो वो कौन सा पर्पज है, दैट इज थेराप्यूटिक। तो ये भी क्वेश्चन बन जाते हैं दोनों वर्ड से। डायग्नोस्टिक पर्पज मींस क्या है कि निदान के लिए, डायग्नोस करने के लिए, जांच पड़ताल के लिए आप कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, दैट इज डायग्नोस्टिक पर्पज। वहीं पे आप कर रहे हैं ट्रीटमेंट के प्रोस्पेक्ट से, तो वो आपका थेराप्यूटिक पर्पज। दोनों वर्ड को याद रखें, सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं इनसे भी। तो वो यहाँ पे पर्पज बनेगा, तो आर्थ्रोसेंटेसिस मतलब है कि जॉइंट की कैविटी जो है बेसिकली वहां पे पंक्चर करना, दैट इज आर्थ्रोसेंटेसिस। यहाँ से छोटा सा क्वेश्चन और बने तो कौन से टाइप ऑफ जॉइंट में आप करेंगे, दैट इज साइनोवियल जॉइंट, क्योंकि कैविटी आपकी ज्यादा तो वहीं प्रेजेंट होती है, कार्टिलेजिनस जॉइंट और यार फाइब्रिल जॉइंट के अंदर कैविटी नहीं होती है, तो वहां पे फ्लूइड एक्युमुलेट नहीं होता है जॉइंट के अंदर, तो कैप्सूल आपका बनता है साइनोवियल जॉइंट के अंदर ही, इसलिए वहीं पे हम आर्थ्रोसेंटेसिस करते हैं। और जो कॉमन साइट होती है जहां पे ज्यादा एफ्यूजन बनता है, दैट इज जो है नी, दैट इज जो है नी के साथ में कॉमनली बनता है। यस, आप खड़े हुए, आप थे लास्ट क्लास में, कल नहीं उससे पहले वाली क्लास में, हाँ आप नहीं थे आप क्लास, चलिए आप बैठ जाइए, नहीं थे आप भाई, हाँ यस यू, इस तरह से बैठा है, हाँ पीछे नहीं देखना, खड़े हो जाना, हाँ खड़े हो जा, आप बैठ जाइए। लास्ट क्लास में थे आप, अनहैप्पी ट्रायड में कौन कौन से तीन सिम्टम आते हैं, नहीं थे, तो दो से लेके पढ़ सकते थे। देखो आवाज आने लगी, पेपर पलटने की, सब पूछ लिया आपने, अरे तो ये घर पे रिवाइज कर लिया करो, जब आपको बोला जाता है, यही चीज है, यही चीज है कि आपको बोला जाता है कि रिवाइज करो, जिसको काम जो करना है वो तो आप करते नहीं है, नोट्स लिखने में लगे पड़े हैं। कितना हाईलाइट करके बताया कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कहानी भी बताई थी, एक इसके पीछे कहानी भी बताई थी, और उस कहानी से आपको एसोसिएट करके इसको बताया भी था, और बार बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, जो नी इंजरी से रिलेटेड है, और नी इंजरी में किसका, लिगामेंट इंजरी से और मेनिस्कस की इंजरी से रिलेटेड है, वो हमने डिस्कस किया था। तो फिर क्यों इन चीजों को वापस रिवाइज, उसके लिए नहीं है, सबके लिए है, क्योंकि पेपर की तो आवाज आई है ना भाई, वापस आप पलट ही रहो, देख रहे हो उस चीजों को, ओनली नोट्स लिखने में लगे पड़े हैं। एग्जैक्टली जो चीजें बता रही बच्चों, ये आपके एग्जाम की चीजें, उन पर ध्यान है नहीं बिल्कुल भी। हाँ इधर से आप बताओ, सबसे लास्ट में, हाँ हाँ, अनहैप्पी ट्रायड क्या होता है बेसिकली, आवाज नहीं, एंटीरियर कौन सा, पूरा नाम बताएं, एंटीरियर क्रूसिएट, क्रूसिएट क्या बोला, क्योंकि क्रॉस हो जाता है। और एक और था मैम करके हमने डिस्कस किया था, नी इंजरी के अंदर हम देख रहे थे, है ना। एक कौन सा होता है, मीडियल मेनिस्कस, बैठ जाइए दोनों बैठ जाइए, मीडियल मेनिस्कस, याद रखे बच्चों, ऐसी गलतियां नहीं करें यार, ये एग्जाम का हाईलाइटेड क्वेश्चन है, मतलब पीक लेवल के क्वेश्चन है, सीधा आता है। ये जो वर्ड लिखा है अनहैप्पी ट्रायड सीन इन, है ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, या विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन और वी कैन से कैरेक्टरिस्टिक आर सीन इन द अनहैप्पी ट्रायड एक्सेप्ट, ऐसा क्वेश्चन बनता है, तो तीन वो दे देंगे, एक नहीं, जो तीसरा है चौथा है मैम के अलावा वो मेंशन करेगा, उसको एक्सेप्ट करना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आर्थ्रोसेंटेसिस जॉइंट के अंदर पंक्चर करना, और उससे फिर आपको डायग्नोस्टिक और जो भी आपका पता है किसके लिए करें, लेकिन इस वर्ड का मींस याद रखना, जॉइंट पंक्चर, इस वर्ड का मींस क्या रहेगा, सिंपली आपको याद रखना जॉइंट पंक्चर। एस्पायरेशन ऑफ द साइनोवियल फ्लूइड, क्योंकि मेन हमारा पर्पस है वो यही है, फ्लूइड को हम एस्पायरेट करते हैं, इसलिए आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पंक्चर करें, लेकिन दोनों चीजें लिख ले यहाँ पे, है ना, दोनों चीजें लिखना, पहले तो इसका मींस आपको मेंशन करना, ये तो लिखे, जिनको मैं बोलता हूँ लिखना उसको लिखे, इसका मतलब बेसिकली जॉइंट पंक्चर, जॉइंट को क्या करना है, पंक्चर करना है, जॉइंट को क्या करना है, पंक्चर करना है, एस्पायरेट ऑफ द साइनोवियल फ्लूइड, एस्पायरेट ऑफ द साइनोवियल फ्लूइड, एंड दूसरा पर्पस जो लिख ले, टू एडमिनिस्टर दैट, टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन और ड्रग्स लिख लेना, टू एडमिनिस्टर मेडिसिन, उसके लिए जॉइंट को पंक्चर करना, नीडल के थ्रू एंट्री लेना, इज नोन एज आर्थ्रोसेंटेसिस। काफी शॉर्ट के अंदर चीज है, लेकिन क्लियरली आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए, मैंने नोट्स में आप सफिशिएंट लिखे नहीं लिखे, आपकी कॉपी के अंदर उसका जो जजमेंट है कि पर्टिकुलर वर्ड आपके सामने आया, तुरंत आपके माइंड में ये हो जाना चाहिए, जैसे कि मैंने बोला न्यूमोथोरेक्स, तो आपके माइंड में तुरंत आ गया कि न्यूमोथोरेक्स क्या है, कहाँ की कंडीशन है, उसके रिगार्डिंग क्या क्या चीजें हैं, उसके रिगार्डिंग अगर एक्सरे की बात करें कैसा देखने को मिलेगा, उसमें क्या मैनेजमेंट होता है, उसके कितने टाइप्स होता है, ये तुरंत आपके माइंड में आ जाना चाहिए बिना नोट्स को देखे, है ना। तो उसी तरीके से इन चीजों को बिल्कुल ध्यान में बिठा के रखें। एस्पिरेशन ऑफ साइलोफ्लूइड इंडिकेशंस क्या है, तो दो टाइप से हम इसको करते हैं, डायग्नोस करने के लिए या फिर थेराप्यूटिक पर्पस के लिए। तो डायग्नोस के लिए तो क्या रह जाएगा, डायग्नोसिस के लिए तो क्या रहेगा कि डायग्नोस करना है, और डायग्नोस किसके लिए कर सकते हैं, तो जॉइंट वर्क है, तो कॉमनली कौन सा पत्थर बन जाएगा, आर्थराइटिस, है ना, आर्थराइटिस। और मैं थोड़ा इसको क्लियरली लिखूं तो टू कंफर्म, है ना, थोड़ा क्लियर लिखे कैसे रहेगा, टू कंफर्म द आर्थराइटिस, है ना। आर्थराइटिस को कंफर्म करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए कि आर्थराइटिस है, कौन से टाइप का है, सेप्टिक आर्थराइटिस है, इन्फेक्टेड आर्थराइटिस है, गोटी आर्थराइटिस है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, ओस्टियो आर्थराइटिस है, किस टाइप का आर्थराइटिस है उसको कंफर्म करने के लिए बेसिकली डायग्नोस्टिक पर्पस होगा। और भी पर्पस हो सकते हैं, एग्जांपल जस्ट मात्र हम जॉइंट के बारे में डिस्कस करें, जॉइंट में कॉमनली प्रॉब्लम जो होती है दैट इज आर्थराइटिस, है ना, उसको हम एग्जांपल के मान रहे हैं। और दूसरा थेराप्यूटिक, तो टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन जो लिखा हुआ है, टू एडमिनिस्टर ड्रग्स और मेडिकेशन इन द जॉइंट, दैट इज नोन एज इंट्रा आर्टिकुलर, टू एडमिनिस्टर इंट्रा आर्टिकुलर, वर्ड याद रखे, इंट्रा आर्टिकुलर है, आर्टिकुलर में जॉइंट, जॉइंट के अंदर आप मेडिकेशन एडमिनिस्टर करें, तो ये दो पर्पस हो गए, सिंपल दोनों वर्ड को क्लियर करके रखना। डायग्नोस्टिक और सेकंड पर्पस है थेराप्यूटिक पर्पस। आर्थ्रोसेंटेसिस मोस्ट कॉमनली किसमें करते हैं, फ्रीक्वेंटली कौन से जॉइंट में करते हैं, दैट इज योर नी जॉइंट, ये आपको याद रखना, दैट इज योर नी जॉइंट, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड जॉइंट, ह्यूमन बॉडी का सबसे कॉम्प्लिकेटेड जॉइंट, लार्जेस्ट जॉइंट भी इसी को बोला जाता है, दैट इज योर नी जॉइंट, जिसके अंदर चार मेन लिगामेंट होते हैं, दो आपके मेनिस्कस होती है ना, जो हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, चीजों को बिल्कुल क्लियर करके रखना आप लोगों को। तो आर्थ्रोसेंटेसिस मींस क्या है, जॉइंट को पंक्चर करना, है ना, सेंटेसिस मींस पंक्चर याद रखें, बाकी मेन जो पंक्चर करते हैं वो एस्पायरेट आउट करने के लिए ही करते हैं, है ना, क्योंकि पंक्चर करेंगे और मेडिकेशन के लिए तो वो एक स्पेसिफिक लेवल पे किया जाता है, जो हम बार-बार हमारे सामने यही बताता है, एस्पायरेट एस्पायरेट एस्पायरेट, उसका रीजन यही है कि इन दोनों में से किस पर्पस में आप ज्यादा यूज करते हैं, दैट इज डायग्नोस्टिक पर्पस। थेराप्यूटिक पर्पस में बहुत रेयर कंडीशन में लेते हैं, भाई मेरे को मेडिकेशन देना है, तो मेडिकेशन देने के लिए मेरे पास बहुत सारे रूट है ना, मेडिकेशन देने के बहुत सारे रूट है, तो डायरेक्टली आप जॉइंट को पिक नहीं करेंगे, क्योंकि अगर जॉइंट को पिक करते हैं तो उसकी कॉम्प्लिकेशन काफी है। तो पहले कोशिश की जाती है कि जो आपके अदर रूट है
उसके थ्रू मेडिकेशन दे, आपके ओरल मेडिकेशन दे, आपके आईवी के थ्रू दे, आपके सप्लीमेंट जो भी रूट आप यूज करते हैं मेडिकेशन के अकॉर्डिंग वो रूट यूज करें। उसके बाद में भी अगर कुछ इंप्रूवमेंट नहीं आता है तो स्पेसिफिक कंडीशन और सिनेरियो के अंदर फिर आपका इंट्रा आर्टिकुलर की तरफ जाना, तो वो रेयर सिनेरियो हो जाता है, वो बहुत रेयर हो जाता है। इसलिए आपने सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा है तो ज्यादातर एस्पायरेशन ही है, क्योंकि दोनों में से कॉमनली आप कौन से पर्पस यूज करते हैं? डायग्नोस्टिक पर्पस, कि जॉइंट के अंदर रिवीजन हो गया, फ्लूइड एक्युमुलेट हो गया, उसको फ्री करके बाहर निकलो, यही हमने ज्यादा देखा। ये बहुत रेयर होता है, उसके पीछे मैंने रीजन आप लोगों को बता दिया। क्लियर है ये सारी चीजें? चलिए इनमें से ये से जो आप लिख लिए होंगे साथ साथ में से लिख लेते हैं आप लोग, है ना? हो गया, गुड। लिखे बच्चों, लेकिन सेलेक्टिव चीजों को लिखना है, कम चीजों को लिखना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये बेसिकली कौन सा जॉइंट है? साइनोवियल जॉइंट। और पर्टिकुलर नेम की हम बात करें तो कौन सा हो गया? नी जॉइंट हो गया। कैसे फाइंड आउट किया? ये बिल्कुल, ये जो स्ट्रक्चर आपकी पटेला है, तो पटेला है इसलिए हमने इसको नी जॉइंट बोल दिया। यहाँ पे जो फ्लूइड है उसके थ्रू देखो निडल पिक यहाँ पे कर रखी है, निडल पिक। अच्छा, कौन सी साइड पे करते हैं? जो आर्थ्रोसेंटेसिस है नी जॉइंट में करते हैं, कौन सी साइड रहती है कॉमनली? पोस्टीरियर साइड, एंटीरियर लेटरल साइड। एंटीरियर लेटरल समटाइम मिडिल भी मानी जाती है, बाकी एंटीरियर साइड में यहाँ पे बीच में नहीं, एंटीरियर मिडिल में नहीं, क्योंकि यहाँ तो पटेला है, पीछे की तरफ आपकी पोस्टीरियर आर्टरी वगैरह है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो साइड में वाली जो प्रोसीजर है यहाँ पे देख भी होगी, इमेज में भी यही बना रखी है। तो एंटीरियर लेटरल, एंटीरियर लेटरल साइड फॉर द आर्थ्रोसेंटेसिस फॉर द नी जॉइंट स्पेसिफिकली, जिसको कॉमनली यूज किया जाता है आर्थ्रोसेंटेसिस, और यहीं पे आपका फ्लूइड एक्युमुलेट ज्यादा होता है, ये भी आपको याद रखना है। कुछ बोल रहे हैं? यहीं पे क्या होता है? बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि ये आपका एक तो सबसे बड़ा जॉइंट है। दूसरा, ग्रेविटी की वजह से ये जो जॉइंट है, दो चीज दूसरी बोलोगे, ग्रेविटी वाले जो फ्लूइड होगा वो यहाँ पे एक्युमुलेट ज्यादा होगा। तीसरी कंडीशन, ये जो जॉइंट होता है आपका नी जॉइंट, आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा काम में आने वाला है, मतलब ड्यूरिंग द मोमेंट आप इसको फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। और ये मोमेंट जब ज्यादा होगा तो यहाँ पे जो फ्लूइड सीक्रेट करने वाली सेल कौन सी होती है? आप बताइए। हाँ आप, हाँ, फ्लूइड सीक्रेट करने वाली सेल कौन सी होती है? साइनोवियल, साइनोवियल सेल। कौन सी? टाइप ए, टाइप टू, टाइप बी और ए और सी और डी? बी कंफर्म? हाँ, इसके लिए बताया था, बोतल याद रखना है, बताया था उस टाइम, एक बच्चा पानी पी, तो बोतल। तो टाइप बी जो साइनोवियोसाइट होती है, टाइप बी साइनोवियोसाइट, आल्सो नोन एज द टाइप बी साइनोवियल सेल। तो जब ज्यादा मूवमेंट बैठ जाएंगे, ज्यादा मूवमेंट करेंगे तो वो सेल ज्यादा आपकी काम करेगी ना, तो उस तरीके से वो सेल ज्यादा अगर एक्टिवेट रहेगी तो वो आपके फ्लूइड का सीक्रेशन ज्यादा करती है, वो आपकी प्रेजेंस ज्यादा कहाँ होती है? नी जॉइंट के अंदर। स्पेस भी थोड़ा यहाँ पे ज्यादा रहता है, क्योंकि पटेला है और पटेला के इसके बीच में जो स्पेस रहता है उसकी वजह से फ्लूइड एक्युमुलेट यहाँ पे ज्यादा रहता है। बहुत सारे छोटे मोटे रीजन बनते हैं, ये आपको याद रखना। क्वेश्चन पढ़िए फटाक से, स्पीड में पढ़ना है, स्पीड में आंसर बताना है। हाँ बिल्कुल, ऑनलाइन वाले बच्चों को भी क्वेश्चन पढ़ के बताना है। हाँ, सभी को गुड इवनिंग जो बाद में कनेक्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन को पढ़े, आंसर बताने की कोशिश करें, कमेंट सेक्शन में आप लोग भी अपना आंसर ड्रॉप करें। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो मैंने यूज किया है वो नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटी आपको एज ए थ्योरी में ना देके क्वेश्चंस में दे दी है, और ये आपकी नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटी का क्वेश्चन है रिलेटेड विद द आर्थ्रोसेंटेसिस। पर यहाँ से बताना है आफ्टर द अंडरगोइंग आर्थ्रोसेंटेसिस, पहले वर्ड से क्वेश्चन है, पहले वर्ड से ही आफ्टर लिखा हुआ, इसमें आर्थ्रोसेंटेसिस हो चुका है, आफ्टर वर्ड लिखा हुआ है ना, आर्थ्रोसेंटेसिस हो चुका है, अंडरगोइंग एन आर्थ्रोसेंटेसिस पेशेंट इज इंस्ट्रक्टेड ऑन पोस्ट प्रोसीजर केयर, पीपीसी, पोस्ट प्रोसीजर केयर। प्रोसीजर होने के बाद में केयर से रिलेटेड चीज डिस्कस की जा रही है, इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। द पेशेंट आस्क व्हाट शुड आई वॉच फॉर आफ्टर द प्रोसीजर टू एंश्योर एवरीथिंग इज ओके, मेरे को क्या देखना है कि सब कुछ ठीक है एंश्योर करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पांस बाय द नर्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, आपके द्वारा कौन सा रिस्पांस ऐसा है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है? अब यहाँ से आपके माइंड में क्या बनना चाहिए कि पेशेंट है, आपके सामने सीनरी दिया है, नोट सेट मेन के क्वेश्चन, सीनरी दिया गया है कि आर्थ्रोसेंटेसिस प्रोसीजर हो चुकी है पेशेंट की, क्योंकि आफ्टर लिखा हुआ पहला ही वर्ड हो चुकी है। उसके बाद में पेशेंट आपसे पूछ रहा है कि सर और मैम कि मेरी ये प्रोसीजर हो गई है, सब कुछ ठीक हुआ है, कुछ कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होगा, ये सब ठीक तो है, या कुछ हो तो मेरे को किस तरीके से नोट करना है, तो आप क्या वहाँ पे ज्ञान देंगे? कौन सा बेस्ट ज्ञान आपका है ना? चलिए देखते हैं, ए है या बी और सी। तो डी बोल रहा है एज लॉन्ग एज यू डोंट नोटिस एनी ब्लीडिंग फ्रॉम द साइड एवरीथिंग शुड बी फाइन, यू कैन रिज्यूम नॉर्मल एक्टिविटी राइट अवे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एज लॉन्ग एज यू डोंट नोटिस एनी ब्लीडिंग, लगभग ठीक बात है ये भी, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट को ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो ये तो सही बात है ना, पंक्चर साइड ब्लीडिंग नहीं है, आगे लिखा एवरीथिंग शुड बी फाइन, सब कुछ ठीक होना चाहिए, एंड यू कैन रिज्यूम नॉर्मल एक्टिविटी राइट अवे। ये थोड़ा सा आप अभी हाथों हाथ आपकी जो नॉर्मल एक्टिविटी है वो कर लो, तो इसमें थोड़ा रेस्ट के लिए पेशेंट को बोला जाता है, डिपेंड करता है कि किस लेवल का हुआ, किस पर्सन का हुआ। बाकी 24 to 72 आवर्स का जो एक रेस्ट पीरियड होता है वो पेशेंट को बोला जाता है कि कोई प्रोसीजर हुई उसमें इतना गैप लेना, आपकी ब्लीडिंग नहीं हो रहा तो आप तुरंत दौड़ सकते हो, ये बात सही नहीं है ना। लास्ट में जाके जो मोमेंट के लिए आपने बोल दिया है यहाँ पे ये हो गया कि राइट अवे आप एक्टिविटी कर सकते हो, नॉर्मल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत हो गया। स्टेटमेंट फर्स्ट है, लगभग थोड़ा बहुत सही लग रहा है, मतलब डी ऑप्शन का पहला स्टेटमेंट, डी ऑप्शन का यहाँ जो फुल स्टॉप आ रहा है वहां तक थोड़ा बहुत ठीक लगा, लेकिन लास्ट में ये गलत हो गया। इसका मतलब एक ऑप्शन के अंदर दो स्टेटमेंट है तो वो भी आपको दोनों पढ़ना है। सी बोला है यू माइट एक्सपीरियंस सम माइल्ड डिस्कम्फर्ट बट इट्स नॉट नेसेसरी टू टेक एनी स्पेशल प्रिकॉशन। ये ठीक बात है कि थोड़ा बहुत आपको माइल्ड डिस्कम्फर्ट हो सकता है, लेकिन माइल्ड डिस्कम्फर्ट हो रहा है आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको आप इस तरीके से नहीं बताएंगे। माइल्ड डिस्कम्फर्ट होता है ये सही बात है, लेकिन अगर ये डिस्कम्फर्ट आपको कंटिन्यू हो रहा है, लगातार हो रहा है, तो आपको प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। आप पेशेंट को बोल देंगे कि आपको हल्की फुल्की प्रॉब्लम तो रहेगी, तो हल्की फुल्की प्रॉब्लम को लेके बेटा रहेगा, आज उसको प्रॉब्लम है कल उसको रहेगी, आगे टाइम रहेगी, इसका मतलब एक दिन उसमें इंफेक्शन बन रहा है, भाई यहाँ पे डिस्कम्फर्ट क्या हो सकता है? इंफेक्शन ही बनेगा बेसिकली, है ना? तो यहाँ पे स्पेशल प्रिकॉशंस की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन पेशेंट को अवेयर रखना है कि ये जो माइल्ड लेवल का डिस्कम्फर्ट, जैसे नोजिया आपको अभी हुआ, एग्जांपल नोजिया किसी बच्चे को अभी हुआ, ठीक है कोई बड़ी बात नहीं, कल भी हो रहा है, परसों भी हो रहा है, उसके अगले दिन भी हो रहा है, उसके अगले मतलब कंटिन्यू हो जाएगा, फिर तो ठीक बात नहीं है माइल्ड सा सिम्टम लेकिन कंसिस्टेंटली है, दैट इज नॉट अ नॉर्मल थिंग। उस अकॉर्डिंग इसको भी हम क्या कर लेंगे, गलत कर देंगे। देन देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट आफ्टर प्रोसीजर, जस्ट कंटिन्यू विद योर डेली एक्टिविटी। ये तो गलती बोल दिया बिल्कुल कि प्रोसीजर के बाद में मतलब जॉइंट में आपने पंक्चर किया, काफी बड़ी बात है, और उसके बाद आप पेशेंट बोले कि कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, सब ठीक चल रहा है, जो भी आपकी एक्टिविटी है डेली एक्टिविटी करे, तो यहाँ पे प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। और प्रिकॉशन आपको क्या लेना है उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन ए बनाया हुआ है, यू शुड मॉनिटर फॉर द साइन ऑफ द इन्फेक्शन। अब पेशेंट को नहीं पता है कि साइन ऑफ इन्फेक्शन क्या है, तो उसको बताना है, आप पेशेंट को बोल दोगे कि साइन ऑफ इन्फेक्शन आपको नोट करना, वो सोच रहे हैं साइन ऑफ इन्फेक्शन है क्या, तो क्या क्या चीजें जो साइन ऑफ इन्फेक्शन में आती है वो आपको बताना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ कि यहाँ पे आपको देखना है कि रेडनेस तो ज्यादा नहीं हो रही है, वार्मनेस, दो चीजें होती है, एक होती है वार्मनेस, दूसरा होता है फीवर। जो वार्मनेस है वो आपका लोकल सिम्टम है,
वार्मथनेस जो है वो आपका यहीं पे फील होगा, दैट इज लोकल सिम्टम। लेकिन अगर फीवर हो गया दैट इज योर जनरल सिम्टम। इसका मतलब ये है कि जो इन्फेक्शन है धीरे धीरे वो आपका ज्यादा हो रहा है, उसमें आपका ब्लड भी इन्वॉल्व हो चुका है, तो फिर आपका फीवर देखने को मिलता है। तो रेडनेस है, वार्मथनेस है और स्वेलिंग है, और फिर आपका लास्ट में क्या हो गया, फीवर आ रहा है। तो ये क्या है, इन्फेक्शन के साइन है, इन्फेक्शन के ये साइन है, और ये आ रहे हैं तो पेशेंट को बताना कि तुरंत आपको नोटिफाई करना, तुरंत आपको बताना है। इस प्रोसीजर के बाद में आपको फीवर आ रहा है ना, आपको रेडनेस लग रही है जहाँ पे लगा, तो रेडनेस के रीजन तो हो सकते हैं या तो इन्फ्लेमेशन हुआ या ज्यादा रेडनेस हो, इसका मतलब ये कि ब्लीडिंग हुई है, दोनों रीजन हो सकते हैं, है ना। तो जो भी है वो आपको इमीडिएटली बताना है, ये सबसे बेस्ट है। और यहाँ पे इन्फेक्शन क्यों बना है, क्योंकि यहाँ पे क्या किया हमने, सेंटेसिस किया, प्रिक किया है, पेशेंट के जॉइंट प्रिक किया। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर। क्लियर है क्वेश्चन। इसी सीनियर से बच्चों हर एक ऑप्शन को पढ़ना है, हर एक ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, और मैंने यही मेथड फॉलो किया। मैं चाहता तो सीधा इसको पढ़ के यहाँ पे टिक लगा आगे बढ़ सकते हैं, इन तीनों को हमने एलिमिनेट किया, उसके बाद में राइट आंसर की तरफ हम गए। ये सीनियर आपको फॉलो करना है जब भी आप किसी की प्रैक्टिस करते हैं तब। तो ये आपकी जॉब रिस्पांसिबिलिटी बन जाती है अब आर्थ्रोसेंटेसिस के रिगार्डिंग। और क्या जॉब रिस्पांसिबिलिटी है कि पोस्ट प्रोसीजर केयर आपको पेशेंट को पहले से बताना है। ये जो भी है आप एजुकेशन जो देते हैं, कोई भी प्रोसीजर हो रही है तो उसमें प्री प्रोसीजर एजुकेशन दिया जाता है, समझ पा रहे हैं। ये जो ज्ञान है ये बाद में, ठीक है, ये डिस्चार्ज टाइम जो एजुकेशन होता है वो एक अलग होता है, लेकिन प्री एजुकेशन के अंदर इंक्लूड होता है। आपको ये सारे कॉम्प्लिकेशन, सर्जरी से रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा थिंग्स है या अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो सकते हैं, वो आपको पहले ही पेशेंट के साथ डिस्कस करना है। उनको बताना है कि सर्जरी होने के बाद में आपकी जो जॉइंट है, हालांकि वो डॉक्टर बताते हैं लेकिन एक बार आपको भी कंसल्ट करना है और वो करना है कि ये जो सर्जरी होने के बाद आपका जॉइंट है, इस जॉइंट के अंदर इंफेक्शन होने के चांस हो सकते हैं, इसके लिए भी आपको रेडी रहना। और होते हैं तो क्या क्या होगा, किस तरीके से आपको मॉनिटर करना है वो आपको बताना, जो कि आपकी रिस्पांसिबिलिटी बन जाती है। आर्थ्रोसेंटेसिस में इन्फेक्शन से रिलेटेड जॉब रिस्पांसिबिलिटी से सीधा क्वेश्चन आता है, जो कि मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। यूज आइस टू डिक्रीज द पेन एंड स्वेलिंग, बाकी दर्द और स्वेलिंग रहती है तो आइस पैक आपको देना, देयर इज कोड एप्लीकेशन आपको फॉलो करना है। पेन में भी वर्जन आपको देश फ्लूइड फ्रॉम द जॉइंट एनालिसिस में भी प्रिस्क्राइब्ड एनालिसिस वगैरह आपको फॉलो के अंदर करना है। और बाकी यहाँ पे एनालिसिस एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, बार-बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको पता है कि प्री करेंगे और प्री करेंगे तो पेन होगा, ये आपको अच्छे से पता है। तो वहाँ पे एनालिसिस बिफोर द प्रोसीजर ली जाती है, याद रखें। पेशेंट के पेन होने की कंप्लेंट पे हम डिपेंडेंट नहीं होते, पेशेंट पेन की कंप्लेंट करेगा तब ही उसको हम मेडिकेशन देंगे, ऐसा नहीं है। कोई भी ऐसी प्रोसीजर जिसमें आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर, आपको पता है कि इस प्रोसीजर के अंदर पेन हो सकता है, तो उसमें प्री प्रोसीजर याद रखें, प्री प्रोसीजर पहले से ही मेडिकेशन एनालिसिस वगैरह दी जाती है। पेन कैन कंटिन्यू अप टू 2 डेज आफ्टर द एडमिशन, माइल्ड पेन आपको 2 दिन तक रह सकता है, दैट इज नॉर्मल, 2 दिन से ज्यादा है या फिर जो डेज लिखा है इसमें 48 आवर्स है, 24 टू 72 आवर्स जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे 48 एक मिड रेंज ली है ना। तो वहां तक आपको पेन फील हो रहा है तो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा आगे कंटिन्यू प्रोसीड हो रहा है और पेन हो रहा है, दैट इज नॉट अ नॉर्मल सिग्नल। उस टाइम पे आपको प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, नोटिफाई करने की जरूरत है। आफ्टर एडमिशन ऑफ द कॉर्टिकोस्टेरॉइड इनटू द जॉइंट, मतलब इसी का स्टेटमेंट है, इसी का स्टेटमेंट है कि जो कॉमनली आप आर्थ्रोसेंटेसिस कर रहे हैं और ये जो है आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशन दे रहे हो, तो ये कौन सा पर्पस हो गया, थेरेपेटिक पर्पस। तो यहाँ पे आप एक्सपायर नहीं करें तो स्पेसिफाई जरूर क्या है, बाकी 24 टू 72 आवर्स तो आपको याद रखना है कि ये कॉमन पेन फील होता है पेशेंट के लिए। मेडिकेशन यहाँ पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्पेसिफाई कर दी कि ये मेडिकेशन आप एडमिनिस्टर करते हैं जॉइंट के अंदर, तो वहाँ पे आपको 2 दिन तक पेन हो सकता है, अगर ऐसा पेशेंट बताता है तो वहाँ पे भी ये भी ध्यान रखना है। यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि एक पेशेंट है जिसका अभी वी कैन से बिफोर 20 आवर्स 20 बिफोर 20 आवर्स उसका आर्थ्रोसेंटेसिस प्रोसीजर किया और उसमें आप एज ए थेरेपेटिक आपने कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशन लगाई है रोमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए। पेशेंट अभी आपको कंप्लेंट कर रहा है कि सर हल्का हल्का सा दर्द हो रहा है, आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन बन गया, समझ गए क्वेश्चन को। पेशेंट बोल रहा है कि मेरे जॉइंट के अंदर जहाँ पे अभी 20 घंटे पहले आपने मेडिकेशन वगैरह लगवाई थी, वो मेडिकेशन की वजह से हल्का हल्का सा डिस्कम्फर्ट हो रहा है। पेशेंट बोलेगा कि सर मैम डिस्कम्फर्ट हुआ है, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इमीडिएटली नोटिफाई करेंगे डॉक्टर्स को, या फिर आप उस साइड को ऑब्जर्व करेंगे, या पेशेंट को आप बोलेंगे कोड एप्लीकेशन वगैरह के लिए जो भी आपकी एनालिसिस मैनेजमेंट है उसके लिए, या फिर कुछ नहीं करेंगे। हाँ, तो जो जनरल प्रिकॉशंस है, क्योंकि आपको पता है ये पेन रहेगा, ये पेन रहेगा 2 दिन तक, इसका जो एवरेज माना गया वो पेन रहेगा, तो उसके लिए आप बोलोगे जो भी आपको एनालिसिस दी मेडिकेशन ले ले, या फिर इसको कोड एप्लीकेशन आइस पैक के थ्रू से करें, ताकि आपका जो पेन है वो रिलीफ हो जाए। बाकी 48 घंटे के बाद करें तो फिर आप इमीडिएटली हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करेंगे। ये आपकी नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटी अबाउट द आर्थ्रोसेंटेसिस। क्लियर है। चलिए, रेस्ट जॉइंट ऑफ द 8 टू 24 आवर्स पोस्ट प्रोसीजर जो रेस्ट है, अगर स्पेसिफाई है तो 8 से 24 घंटे है, बाकी चॉइस टू 48 और 48 से बेहतर भी लिखा हुआ है, एक जो फिगर है मिनिमम कितना तो लेना है, दैट इज 24 आवर्स, दैट इज 24 आवर्स, ये आपको याद रखना। फिर लिखने में जुट गए आप लोग, ये जो है 8 टू 24 आवर्स ये डिपेंड करता है, जो रेंज ली है मैंने वापस वही बताई है कि वेरिएशन है। जो ये रेंज ली है 8 से 24 घंटे, 8 घंटे भी तो बोल सकते हैं या 24 भी बोल सकते हैं या बीच में 20 घंटे भी बोल सकते हैं, डिपेंड करता है कि किस पेशेंट का, डिपेंड करता है आपने कौन सी प्रोसीजर के लिए आर्थ्रोसेंटेसिस यूज किया है, आपने थेरेपेटिक पर्पस के लिए यूज किया है या डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज किया, किसके लिए यूज किया, उसके अकॉर्डिंग जो पेन की टाइम ड्यूरेशन है वो बटी करती है, इसलिए एक रेंज लेके यहाँ पे चला जा रहा है। नेक्स्ट है आर्थ्रोस्कोपी, सिमिलर इसी की तरह है, बस वहां पे सेंटेसिस कर रहे हैं। आर्थ्रोस्कोपी इसको मतलब क्या होता है, विजुलाइज करना, इसको यानी विजुलाइज करना, आर्थ्रो मतलब जॉइंट को विजुलाइज करने की प्रोसीजर को आर्थ्रोस्कोपी बोला जाता है। जॉइंट को विजुलाइज करने की प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, अरे इन टर्म से भी सीधा क्वेश्चन बनता है कि आर्थ्रोसेंटेसिस की डेफिनेशन क्या है, आर्थ्रोस्कोपी की डेफिनेशन क्या है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, है ना, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। स्कोपी वर्ड का मींस आपको याद रखना है टू विजुलाइज, इसका मींस क्या है टू विजुलाइज, देखना टू विजुलाइज। देन क्या लिखा हुआ एंडोस्कोपी एग्जामिनेशन ऑफ द जॉइंट, जॉइंट का इसको देखेंगे आप, आपको मजा तो नहीं आ रहा भाई जॉइंट को देखने के लिए, क्योंकि स्कोपी है इसका मतलब है कि ये भी इन्वेजिव प्रोसीजर है, और इन्वेजिव प्रोसीजर इसका मतलब है कि आप स्किन बैरियर को प्री करते हुए अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो ये भी आप जब तक स्पेसिफिक इंडिकेशन नहीं है तब तक नहीं करेंगे, बेसिकली जो डॉक्टर है वो इंडिकेट नहीं करेंगे इस चीज को। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोसीजर होती है वो भी कुछ ना कुछ अबनॉर्मलिटी, कोई डिजीज कंडीशन है उसको फाइंड आउट करने के लिए, उसको कंफर्म करने के लिए, उसको डायग्नोस करने के लिए ही यूज की जाती है। और वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन आप क्या करेंगे, वहाँ पे एग्जामिन करेंगे आपके जॉइंट का एग्जामिन करने के लिए। एंडोस्कोपी मतलब अंदर की तरफ जाके स्कोप के थ्रू विजुलाइज करते हुए एग्जामिन जो करते हैं उस प्रोसीजर को आर्थ्रोस्कोपी बोला जाता है। यूज्ड टू डायग्नोस एंड ट्रीट द एक्यूट क्रोनिक डिसऑर्डर ऑफ द जॉइंट्स, सिमिलर आर्थ्रोसेंटेसिस के सिमिलर चलती है ये। डायग्नोस करने के लिए विजुलाइज करेंगे, उसके साथ साथ मेरे को पर्टिकुलर जो आर्टिकुलर टिश्यू है वहीं से मेरे को सैंपल लेना है, वहीं से पर्टिकुलर बायोप्सी का सैंपल लेना है, तो साथ साथ मेरे डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होगी। और मेरे को इसको के थ्रू विजुलाइज करते हुए एग्जांपल बताता हूं, इसको के थ्रू विजुलाइज करते हैं कि ये जो जॉइंट है बेसिकली आपका जो जॉइंट बना हुआ है ये आपका जॉइंट है, और इस जॉइंट में आपने इस साइड से ये जो जॉइंट इस साइड से आपने इसको डाल रखा है, पर्टिकुलर जो इन्फ्लेमेशन है वो आपका इस तरफ हो रखा है या इस तरफ हो रखा है, तो मेरे को पर्टिकुलर जिस साइड में प्रॉब्लम है वहीं पे मेरी मेडिकेशन एडमिनिस्टर हो, समझ पाए, स्पेसिफिक जगह पे या मेडिकेशन दे पाए या वहीं का आप टिश्यू ले पाए, जैसे कि ये बोन है यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम होती है तो यहीं से मेरे को टिश्यू लेना है, तो बेस्ट कैसे रहेगा इस स्कोपिक विजुलाइजेशन के थ्रू आप यहीं से ले पाएंगे, वरना पिक करेंगे तो दिखेगा तो नहीं, आप कहीं से भी सैंपल ले सकते हो। तो स्पेसिफाई जब करना है, हालांकि बहुत रेयर की जाती है लेकिन करना है, ओल्ड एज के अंदर जो होती है कंडीशन वहाँ पे ज्यादातर ये चीजें यूज की जाती है, इनके भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं इसलिए इनिशियल स्टेजेस के अंदर अवॉइड किया जाता है, ये काफी बड़े लेवल की प्रोसीजर्स हो जाती है लेकिन जरूरत पड़ती है तो इनको करना ही पड़ता है। तो स्पेसिफिक साइड से आपको सैंपल लेना है,
डायग्नोस करना है या फिर स्पेसिफिक साइड से आपको कोई मेडिकेशन एडमिनिस्टर करना है कि मेरे इस जॉइंट के इस वाले कंपार्टमेंट में ही रहे, मैं चाहता हूं मेडिकेशन इस साइड आप एडमिनिस्टर करेंगे, तो वो फिर आपका उसका ट्रीटमेंट पर्पस से बन जाता है। तो एक्जैक्टली कि आर्थ्रोस्कोपी की जरूरत कहां पड़ सकती है सर, और जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूज टू डायग्नोस एंड ट्रीट, डायग्नोस करने के लिए और ट्रीट करने के लिए। तो एक्यूट एंड क्रोनिक डिसऑर्डर ऑफ द जॉइंट उसके लिए हम कॉमनली इसको यूज करते हैं। मींस आपको याद रखना है बायोप्सी में भी परफॉर्म, ये स्पेसिफाई हो गया कि बायोप्सी आप परफॉर्म करेंगे, बायोप्सी आप लोग परफॉर्म करेंगे। मेरे को साइनोवियल मेम्ब्रेन का लेना है, साइनोवियल मेम्ब्रेन का लेना है, इफ्यूजन बना हुआ, इफ्यूजन मेरे जॉइंट के अंदर बन गया, इफ्यूजन क्यों बना नहीं पता है, जॉइंट भी ठीक है, आर्थराइटिस भी नहीं हुआ है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी इफ्यूजन बन रहा है, क्या रीजन हो सकता है, डायग्नोस बनाओ आप लोग, मुंह नहीं हिला लेते, रीजन क्या है वो बताओ, क्या डायग्नोस बनता है, जॉइंट ठीक है आपका, इन्फ्लेमेशन नहीं है जॉइंट के अंदर, टूट फूट भी नहीं है, फिर भी फ्लूइड ज्यादा एक्युमुलेट हो रहा है, एक्युमुलेट हो रहा है, क्या रीजन हो सकता है। हाँ, इधर से किसी बच्चे ने बोला क्या हो रहा है, एक्जैक्टली सीक्रेसेस वहां पे ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब ये है कि साइनोवियल सेल टाइप बी जो साइनोवियल साइट है वो ज्यादा काम कर रही है, ज्यादा काम कर रही है। इसका मतलब ये है कि हो सकता है उसकी क्वांटिटी बड़ी, हो सकता है उसके अंदर abnormal कुछ म्यूटेशन चेंजेस हुआ और उसकी वजह से ज्यादा सीक्रेशन, अब मेरे को साइनोवियल साइट को ही लेना है सैंपल के अंदर, तो उसके लिए भी क्या यूज करेंगे, आर्थ्रोस्कोपी। ये यूज करते हैं पर्टिकुलर में, क्योंकि जॉइंट कैप्सूल है, बाहर की तरफ फाइब्रस मेम्ब्रेन से बना हुआ, अंदर की तरफ आपका साइनोवियल मेम्ब्रेन है, साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर दो टाइप के सेल है, मेरे को जहां से abnormal सेल दिख रही है वहीं से मेरे को स्पेसिफाई सैंपल करना है, तो भाई मैं देख के लूंगा ना उसमें से, आप डायरेक्ट कैसे ले सकते हैं, तो दूसरे टिश्यू भी आ सकते हैं। तो उसको क्लियरिफाई करने के लिए आपको लिखा कि पर्टिकुलर आपको बायोप्सी लेना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, आर्थ्रोस्कोपी स्पेसिफाई कर रखा है, इसलिए यहाँ पे बायोप्सी मेंशन किया। एग्जांपल जैसे आपके सामने लगा हुआ है, ये जो प्रोसीजर हो रही है इस तरीके से जो जा रहा है वो आपकी ये कैनुला है, बेसिकली ये जो है ट्रोकार होते हैं ना, जैसे आप पढ़ते हैं इमरजेंसी के अंदर आपको बताते हैं, लेप्रोस्कोपी सर्जन यूज करते हैं, जो मिनी सर्जिकल प्रोसीजर्स होती है, कॉमनली एब्डोमेन जो सर्जरीज होती है लेप्रोस्कोपी उनके लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके के होते हैं, ज्यादा बड़े होते हैं, आप लोगों को दिखा दिया होगा आई थिंक। तो जो ट्रोकार्स होते हैं वो यहाँ पे पिक करके ओपनिंग बना के यहाँ पे लगा दिए जाते हैं, एब्डोमेन की कॉमनली बात करें, बाकी जॉइंट पे जॉइंट पे लगा दिए जाएंगे, उसके ऊपर कैनुला अंदर की तरफ डालेंगे, उसके जो दूसरे लगा हुए हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह डालेंगे, तो अलग अलग ट्रोकार वहाँ पे लगा के वहां से फिर आपको जो भी प्रोसीजर कंडक्ट करना है वो कंटिन्यू करेंगे। तो ऐसा कभी आ जाता है ये जॉइंट है और यहाँ पे इमेज है, इसको भी आर्थ्रोसेंटेसिस नहीं करें, ये स्कोपी है, ये क्या चल रहा है आपका स्कोपी है। डिपेंड क्या रहेगा कि आर्थ्रोसेंटेसिस के अंदर आपकी जो पोर्ट की काउंटिंग है वो कम रहेगी, आर्थ्रोस्कोपी में ज्यादा रहेगी, स्कोप वाला जो पोर्ट है वो एक्स्ट्रा वहाँ पे रहेगा। आर्थ्रोसेंटेसिस का इमेज आती है तो वहाँ पे ओनली एक पॉइंट या एक ट्रोकार ही हो सकता है, या वहाँ पे तो ट्रोकार की जरूरत भी नहीं है, तो वहाँ तो डायरेक्ट नीडल आपको दिखाई जैसे लास्ट इमेज में दी, तो नीडल वाला आया तो आपको आर्थ्रोसेंटेसिस की इमेज है, ये इमेज आई तो आर्थ्रोस्कोपिक इमेज, इमेज भी आ सकती है, प्रिपेयर है मेंटली कि आर्थ्रोस्कोपिक इमेज कैसी रहेगी, तो इस तरीके से, क्योंकि कैमरा वगैरह आप अंदर डालेंगे वहाँ पे, वहीं पे आपका आर्थ्रोसेंटेसिस कैसी रहेगी, तो वहाँ पे एक नीडल दिखेगी आपको अंदर गई हुई है ना, तो वह आपको याद रखना। क्लियर, नॉर्मल बिल्कुल नीडल जो आपकी इस रेंज के सामने लगी होती है वही कॉमनली यूज की जाती है, बाकी ऐसा स्पेसिफाई होता है तो जो स्पाइनल नीडल होती है वो भी यूज कर लेते हैं, जो फाइन जॉइंट होता है ये ज्यादा है नहीं फ्यूजन, बड़ी साइज का फ्यूजन है तो उसे तो वो जो 50 ml की सिरिंज होती है पीछे लगा के समटाइम 20 ml डिपेंड करता है कितना है, और जो उनके आगे जो नीडल होती है वो लगा के उसे एस्पायर आउट कर लेते हैं, 22 गेज समथिंग होती है उनकी जो गेज की साइज होती है। एक्जैक्टली यही क्वेश्चन है, आर्थ्रोस्कोपी जो प्रोसीजर है वो अंडर जीए करेंगे या अंडर एल करेंगे, या फिर एक और ऑप्शन अंडर स्पाइनल करेंगे। सबसे बेस्ट पहला तो आंसर है कि करते कहां की, अगर ऑप्शन में नहीं मेंशन कर रखा क्वेश्चन के अंदर कि जॉइंट की कौन सी जॉइंट की है तो मान के चलना कि नी जॉइंट की बात कर रहा है, और जब नी जॉइंट की बात कर रहा है मतलब बिलो द पेल्विस बात कर रहा है, और बिलो द पेल्विस बात कर रहा है उसके लिए बिलो द पेल्विस जो सर्जरी करते हैं उसके लिए सबसे बेस्ट होता है स्पाइनल एनेस्थीसिया। देखिए जनरल एनेस्थीसिया नो डाउट सबसे बढ़िया, लेकिन उसके कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा है, उसमें पूरा पेशेंट आराम से रिलैक्स रहता है, लेकिन अपर बॉडी के अंदर भी उसका जो सिम्टम्स होते हैं क्योंकि उसके इफेक्ट होते हैं वो सारी बॉडी के अंदर रहते हैं तो उसके कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होते हैं। तो मेरे को प्रोसीजर यहाँ पे करना है तो मैं इसके नीचे नीचे वाले पार्ट को एनेस्थेसिस करूंगा ना भाई, ऊपर वाले को क्या जरूरत है, बेस्ट आंसर बनेगा स्पाइनल एनेस्थीसिया, ये आपको याद है। बाकी ज्यादा बड़ी प्रोसीजर नहीं कर रहे हैं तो कुछ कुछ तो जनरल जो आपका लोकल एनेस्थेटिक होता है उसके अंदर भी कर देते हैं, लेकिन आर्थ्रोसेंटेसिस के लोकल ठीक नहीं रहेगा, लोकल आप बोलिए यहाँ पे सबक्यूटेनियल टिश्यू तक जा सकते हैं, जबकि इसके अंदर आप अंदर तक जाएंगे साइनोवियल मेम्ब्रेन वगैरह को भी रप्चर करेंगे, वहां पे आपका लोकल एनेस्थीसिया का इफेक्ट जाएगा नहीं, तो बेस्ट आंसर क्या रहेगा, दैट इज स्पाइनल एनेस्थीसिया। क्लियर है, नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटी है एडमिनिस्टर पेन मेडिकेशन और एनेस्थेटिक एजेंट, एनेस्थेटिक एजेंट और पेन मेडिकेशन एज अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो भी होता है वो प्री प्रोसीजर, ये जो है वो प्री प्रोसीजर आप कर देंगे, बाकी एनालिसिस वगैरह है वो डिस्चार्ज के टाइम पे अकॉर्डिंग टू पेशेंट रिक्वायरमेंट ली जाती है। अच्छा ये न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस ऑफ द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी, न्यूरोवेस्कुलर दोनों चीजें हैं आपने यहाँ पे पिक किया है, आगे वाला पार्ट तो सब ठीक है भाई, आगे के लिए तो कुछ आपने तोड़ फोड़ नहीं की, आगे की नर्व इंजरी तो नहीं हुई, ब्लड वेसल्स की इंजरी तो नहीं हुई, उसके लिए आप असेस करेंगे, कैसे असेस करेंगे, कैसे आप असेस करेंगे, जॉइंट में आपने आर्थ्रोसेंटेसिस और आर्थ्रोस्कोपी किया दोनों को साथ मान लेते हैं और उस पर्टिकुलर एक्सट्रीमिटी का आपको न्यूरोवेस्कुलर असेसमेंट करना है तो कैसे करेंगे, बिलो, हाँ बिलो द अफेक्टेड पार्ट और अबाउट द अफेक्टेड पार्ट, पहले तो ये बताइए बिलो, ऑलवेज रिमेंबर बिलो, यहाँ जॉइंट के यहाँ पे करने का कोई सेंस नहीं बनता है, सेंस बनता है इधर करने का क्योंकि ब्लड सप्लाई इधर जा रही है, नर्व सप्लाई के नीचे की तरफ जा रही है, तो जो अफेक्टेड पार्ट है जिस पार्ट में आपने प्रोसीजर किया है उसके नीचे के वाले पार्ट में हम असेस करेंगे न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस, करेंगे कैसे, सेंसेशन चेक करेंगे, तो पेशेंट को आप टेक्टाइल सेंसेशन वगैरह देते हैं, उसको पूछते हैं कि आपको सेंसेशन फील हो रहा है नहीं हो रहा, बोलेगा फील हो रहा है, फिर ये क्वेश्चन में जाता है उनको बोलेंगे मूवमेंट करे, जब वो टॉय मूवमेंट करेगा तो वो कौन सा सेंसेशन है, मोटा सेंसेशन, आप टच करें पेशेंट बोल रहा है कि हाँ मेरे को फील हो रहा है तो दैट इज सेंसरी, लेकिन आप बोलेंगे हाँ आपको फील हो रहा है, अभी अंगूठे का या अंगुली का मूवमेंट करें तो अंगूठे का मूवमेंट करेंगे, इसका मतलब ये है कि सेंसरी भी रिवर्ट हो गया है और उसका मोटर भी ठीक है, इसलिए वो ऐसा कर पा रहा है, जिसका मोटर नहीं होता उसका इस तरीके से रहता है, मूवमेंट बिल्कुल नहीं होता, तो दोनों सेंसेस असेस करेंगे। दूसरा वेस्कुलरिटी के अंदर ब्लड वेसल्स को असेस करेंगे कि अच्छे से परफ्यूजन पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, उसके लिए क्या करेंगे, हाँ टेम्परेचर इज द थिंग, लेकिन स्पेसिफाई क्या रहेगा, किसी भी डिजिटल एरिया की वेस्कुलरिटी असेस करने के लिए आप क्या करते हैं, कॉमनली डिटेल से नहीं जाना है, पेशेंट है पल्स ऑक्सीमीटर प्रेजेंट तो वो लगा के असेस कर लेंगे सबसे बढ़िया है, वो नहीं है तो क्या करेंगे, सी सी आर टी, हाँ एक्जैक्टली कैपिलरी रिपीट है, मतलब आप सिंपली क्या करेंगे जो नेल बेड है उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे है ना, और यही जैसे कैपिलरी रिपीट टाइम बता रहे हैं तो कैपिलरी रिपीट टाइम आप असेस करेंगे, ये रिपीट टाइम कितना होता है नॉर्मल 2 से 3 मिनट,
सेकंड, मिनट तो होगा नहीं, नेक्रोज हो जाएगा, सेकंड याद रखिए। आप अपना ब्लड असेस कर सकते हैं, अगर मैं 2 से 3 सेकंड इसको ऐसे प्रेस किया और अगर 2 से 3 सेकंड के लिए 2 से 3 सेकंड में अगर ये वापस मेरा पिंकिश हो जाता है, रेडिश पिंकिश कलर का हो जाता है, नेल बड की बात करें तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर परफ्यूजन प्रॉपर तरीके से आ रहा है, परफ्यूजन प्रॉपर तरीके से आ रहा है, इसका मतलब ये है कि प्रॉपर ब्लड सप्लाई प्रेजेंट है। तो ये हम असेस करते हैं वेस्कुलरिटी, ये आपको अदर कंडीशन में भी याद रखना है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम में भी ये चीजें फॉलो की जाती है, वो आपको याद रखना है। इलास्टिक कंप्रेशन बैंडेज शुड बी वोर्न पोस्ट प्रोसीजर फॉर 2 to 4 डेज एज प्रिस्क्राइब, जैसे प्रिस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंग आपको इलास्टिक कंप्रेसिव बैंडेज भी अप्लाई करके रखना है, क्योंकि आर्थ्रोस्कोपी थोड़ी बड़ी प्रोसीजर है, तो उसके लिए आपको ये कंप्रेसिव बैंडेज डाल के रखना ताकि वहां पे ज्यादा आपको पेन फील नहीं हो, आपका जो जॉइंट है वो एक जगह रहे, अच्छे से रहे। तो कंप्रेसिव बैंडेज उसके सराउंडिंग में बांधी जाती है, 2 से 4 दिन का टाइम दिया है, 48 to 72 आवर्स आपको एक्जेक्टली याद रखना, बाकी 4 डेज मेंशन करका है, ये आपकी जस्ट नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटी हो जाती है आर्थ्रोस्कोपी के रिगार्डिंग। क्लियर है चीजें? चलिए नेक्स्ट, दैट इज अ डेक्सा स्कैन। इसमें ज्यादा लिखने का नहीं, मैंने बोला पीपीटी दूंगा फिर स्टार्ट हो गया वापस। इसके अंदर कुछ है नहीं, बस ये जो मैं बोलता हूं ना बच्चों, आपको लिखना है, मैं वाक्य बताऊं क्या लिखना है। अभी हमने चीजें डिस्कस की है, एक इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है कि आर्थोसिंथेसिस किसके अंदर करते हैं, स्पाइनल एनालिसिस, वो लिखने की बात थी। दूसरा, न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस आप असेस करने के लिए क्या क्या चीजें यूज करते हैं, सेंसरी और मोटर, सेंसरी में आप किस तरीके से करेंगे, टैक्टाइल, मोटर में आप किस तरीके से करेंगे, फिंगर के मूवमेंट, ये लिखने की बातें थी। तीसरी जो हमने डिस्कस की, देयर इज अ सीआरटी कैपिलरी रिफिल टाइम, वो लिखने की बात, ये है लिखने की चीजें बजाएगी इनके। तो जो एक्स्ट्रा बोला जाता है उन पे ध्यान रखे, कान खुले रखे, कानों से खुले रखे, हाथ नीचे से रखे, आगे सर आपने बोला हमने तुरंत लिख लिया उसको, तब तो चीजें सही चलेगी, नहीं तो आप इनको लिखोगे बच्चों यहीं पे लिमिटेड रह जाओगे। डेक्सा स्कैन इज अनदर टाइप ऑफ एक्सरे, स्पेसिफिक टाइप एक्सरे होता है, बस इसमें डिफरेंशिएशन है कि यहाँ पे दोनों साइड से एक्सरे जो वेव्स होती है वो पेशेंट की पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे डाली जाती है और वहीं से कितनी अब्सॉर्ब हो रही है। अच्छा, इसमें दो तरीके से एक्सरे यूज किए जाते हैं, क्योंकि वह इसका मैं एग्जांपल बताता हूं आपको क्यों डेक्सा स्कैन यूज किया जाता है। यूजुअली एक एक्सरेज यूज की जाती है, एक साइड से एक्सरेज यूज किए जाते हैं, तो वो जो एक्सरेज होती है इसका मतलब यही है कि एक्स रेज कितनी अब्सॉर्ब हो रही है उसके अकॉर्डिंग आपकी बोन डेंसिटी असेस की जाती है। खास है इसलिए डिटेल से बता रहा हूं, इसके बारे में थोड़ा सुने। डेक्सा स्कैन की दो टाइप से क्यों यूज करते हैं, इसका नाम ही ड्यूअल है, उसका रीजन क्या वो बता रहा हूं। तो एक्सरे में तो आप यूजुअली एक साइड से जाते हैं और बोन ही नहीं, आसपास के जो टिश्यू है जैसे मसल्स है, सबक्यूटेनियस है ना, फैटी टिश्यूज है, वो भी कुछ अमाउंट में तो आपकी एक्सरेज को अब्सॉर्ब करते हैं। और हम इस स्कैन के अंदर क्या करते हैं कि कितनी एक्सरेज अब्सॉर्ब हुई है उसके अकॉर्डिंग ही बोन मेरो डेंसिटी वो मशीन आपको बताती है। अगर एक साइड से आप डालते हैं तो वहां पे क्योंकि उस एक्सरेज को तो अदर पार्ट ने भी अब्सॉर्ब किया है, तो प्रॉपर मेजरमेंट आपका नहीं आता, इसलिए ड्यूअल एक्सरे इमेजिंग जो टेक्निक है यहाँ पे यूज की जाती है। दो एक्सरेज, दो साइड से एक्सरेज यहाँ पे कॉमन डाली जाती है और स्पेसिफिकली जो बोन के लिए है वो कितनी होती है, उस मसल जो मशीन होती है इसकी उसके अंदर वो कैलकुलेटेड रहती है ना, तो वो कैलकुलेटेड थिंग्स वो आपके सामने रिप्रेजेंट करती है कि बोन ने एक्चुअल में कितने एक्सरेज को अब्सॉर्ब किया है, उसके अकॉर्डिंग वो आपके सामने डाटा रिप्रेजेंट करती है। अगर वो अच्छे से अब्सॉर्ब कर रही है, बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब कर रही है, तो फिर वहां पे बोन डेंसिटी ठीक है। अच्छे से अब्सॉर्ब नहीं करी, क्यों? क्योंकि कैल्शियम है, कैल्शियम है तो हार्ड टिश्यू है, हार्ड टिश्यू तो एक्सरेज को ज्यादा अब्सॉर्ब करेगा। ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर हम करते हैं क्योंकि कैल्शियम वहां पे नहीं है, कैल्शियम नहीं है तो वहां पे आपका जो स्कोर होता है, इसका माइनस में चलता है, डिस्कस करेंगे, तो वो यहाँ पे जो आपका अब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी है, एक तो नॉर्मल बोन है वो करती है, एक आपकी पोरस बोन है वो करती है, तो उसकी दोनों की तुलना में कौन ज्यादा करेगी? नॉर्मल बोन, क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम है, हार्डनेस है, हार्ड मेटल्स प्रेजेंट वो थिंग्स प्रेजेंट है, वो अच्छे से उसको अब्सॉर्ब करेगी एक्सरेज को। तो ये जो अब्सॉर्बिलिटी है प्रॉपर आप आपके जो बोन है कितना एक्सरेज को अब्सॉर्ब करी है उसी को मेजर करते हुए ये स्कैन किया जाता है। कॉमनली यूज किया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस में, बाकी जो मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर है, ऑस्टियोपोरोसिस है, पेजेट डिजीज है ना, तो इनके अंदर कॉमनली को यूज किया जाता है। मोस्ट कॉमनली और फ्रीक्वेंटली जो यूज किया जाता है दैट इज इन द ऑस्टियोपोरोसिस। फुल फॉर्म क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, बताओ। ड्यूअल एनर्जी एक्सरे अब्जॉर्प्शियोमेट्री, कि कितना अब्जॉर्प्शन हुआ उसका मेजरमेंट लगाया जाता है। तो ड्यूअल एनर्जी एक्सरे अब्जॉर्प्शियोमेट्री, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। ये डेक्सा स्कैन क्या है, तो ये एक एक्सरे का टाइप ही है, एमआरआई नहीं है, सीटी स्कैन नहीं है, कुछ अलग से बड़ा टेस्ट नहीं है, एक एक्सरे का ही टाइप है। लेकिन यहाँ पे एक्सरे होती है, एक्सरे की जो एनर्जी होती है वो दो साइड से और दो हम यूज करते हैं, इसलिए इसको अलग से क्लासिफाई किया। मेजर द बोन डेंसिटी स्पेसिफिकली कैल्शियम एंड अदर जो मिनरल्स होते हैं, मेनली आपका कैल्शियम होता है, बोन के एस्पेक्ट से हम कैल्शियम लेके चलते हैं। देन मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर को असेस करने के लिए जो सबसे कॉमनली मेटाबॉलिक, कि आपकी बोन के अंदर मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम होगी, इसका मतलब ये है कि मेटाबॉलिज्म करने वाली सेल कौन कौन सी है, बोन के अंदर मेटाबॉलिज्म करने वाली सेल कौन कौन सी है, ऑस्टियो ब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट। तो इन दोनों के अंदर प्रॉब्लम हुई है, इन दोनों में प्रॉब्लम हुई है, यही आपकी मेटाबॉलिज्म बोन डिजीज बनाती है। समझ पा रहे, क्योंकि ये आपकी बोन का मेटाबॉलिज्म करती है। अगर ये प्रॉपर तरीके से नहीं बन रही है तो फिर आपकी बनती है पेजेट डिजीज, फिर बनती है आपकी ऑस्टियोपोरोसिस, फिर बनता है आपका ऑस्टियोमाइलिस, सॉरी मलेशिया, नॉट माइलिटिस, मलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया। तो ये आपकी क्या है, बोन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। और बोन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मतलब कि बोन का जो मेटाबॉलिज्म करने वाली सेल है उनके अंदर कहीं ना कहीं एब्नॉर्मलिटी हुई है, और उनमें कहीं ना कहीं एब्नॉर्मलिटी हुई, इसका मतलब कैल्शियम के डिपोजिशन में, उसके मिनरलाइजेशन में, उसके कैल्सिफिकेशन के अंदर एब्नॉर्मलिटी हुई है। और अगर कैल्शियम प्रॉपर तरीके से नहीं आएगा तो बोन की डेंसिटी प्रॉपर नहीं बनेगी, और बोन की डेंसिटी प्रॉपर नहीं बनेगी तो वही हम असेस करने के लिए डेक्सा स्कैन यूज करते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा, मेटाबॉलिक बोन डिजीज को फाइंड आउट करने के लिए हम ये यूज करते हैं। इसमें लिख सकते हैं आप लोग मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर के अंदर जो कॉमनली होता है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, बाकी जो मैंने और बताई है ना, देयर इज ऑस्टियो मलेशिया क्या होता है मींस, हाँ, और दूसरी होती है पेजेट डिजीज। पेजेट डिजीज क्या होता है, इसमें क्या होता है पेजेट डिजीज के अंदर, इसमें भी आपकी बोन वीक हो जाती है, लेकिन मेन जो कंडीशन होती है होता है क्या है, तो आपकी ऑस्टियोक्लास्ट वर्सेस ऑस्टियोब्लास्ट है, उन दोनों के अंदर इंबैलेंस हो जाता है, ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी यहाँ पे ज्यादा बढ़ जाती है ना। इसमें भी स्पेसिफिक साइन आते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। तो बोन की जो मेटाबॉलिक डिजीज कंडीशन होती है उसमें कॉमनली यूज करते हैं, और एग्जांपल कि मोस्ट कॉमनली कौन सी बोन की जाती है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। दैट इज योर हिप बोन, कहीं रिस्ट बोन भी लिखा हुआ है, लेकिन मेनली आपको सॉरी स्पाइन बोन को कॉमनली एज ए स्कैनिंग के रूप में काम में लिया जाता है, तो वह रहेगा। बाकी इसमें क्या है कि जो आपकी डेक्सा स्कैन की मशीन होती है, एक तो पूरी एक्सरे की तरह रहती है, अरे इधर देख लो लिखने वालों, एक तो पूरी एक्सरे मशीन एमआरआई मशीन तो उसकी तरह होती है, जिसकी मैं जब आपको दिखाऊंगा, एक छोटी सी रहती है इस तरीके से, जैसे आपकी मशीन होती है, अगर आपने नेबुलाइजर वगैरह देखा है, जो पोर्टेबल नेबुलाइजर छोटा सा होता है, उस इतनी सी मशीन होती है, उस पे आप रखिए तो वहां पे रेस्ट वाली होती है, रेस्ट की जो कार्पल्स है मेटाकार्पल्स वो यूज की जाती है। बाकी बड़ी मशीन है, क्योंकि स्पेसिफिक तो बड़ी मशीन के अंदर आता है जो आपकी डेक्सा स्कैन की मशीन होती है, तो उस मशीन में तो पूरी बॉडी को डाला जाता है, उस बॉडी में मेनली किसका देखा जाता है, आपकी जो मसल्स होती है स्पाइन की, सॉरी स्पाइन की जो बोन्स होती है उनके थ्रू असेस किया जाता है। तो क्वेश्चन में भी अगर इमेज कैसी देर की है उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना है ना, दोनों टाइप की मशीन्स अवेलेबल होती है। कॉमनली जो यूज की जाती है, सेकंड में आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं, मोस्ट कॉमनली जो यूज की जाती है वो आपके सामने भी इमेज आने वाली है।
इसमें कुछ लिखने की है नहीं ज्यादा, बस ये इसका लिख लिया। ये याद रखना है काम क्या है, ये मेन चीज है डेंसिटी, इसका घनत्व डेंसिटी, डेंसिटी याद रखना, बोन की डेंसिटी, डेंसिटी वर्ड आपको जहन में बिठाना, डेक्सा स्कैन यानी डेंसिटी मेजर करने वाला है ना, बोन की डेंसिटी को असेस करने के लिए डेक्सा स्कैन हम कॉमनली यूज करते हैं। और कंफर्म किसको करते हैं, मेटाबॉलिक डिजीज को, मेटाबॉलिक डिजीज, और उसमें मोस्ट कॉमन कौन सी, दैट इज ऑस्टियोपोरोसिस, उसके लिए बड़ा प्रचलित रूप से इसको यूज किया जाता है। डेक्सा स्कैन के पैरामीटर नॉर्मल, फिर एक पैरामीटर इसका मिड वाला बनता है जिसमें हम बोल देते हैं कि ऑस्टियोपनिया हुआ है, और तीसरा जो पैरामीटर बन जाता है दैट इज योर ऑस्टियोपोरोसिस। तीन पैरामीटर बनते हैं, तीनों पैरामीटर को एज इट इज आपको याद रखना है। नॉर्मल जो बोन डेंसिटी होती है ये माइनस है, -1 2 + 1 तक रहती है। ये जो मशीन होती है वो कितनी एक्सेस अब्सॉर्ब हुई है उसके अकॉर्डिंग डाटा आपके सामने रिप्रेजेंट करती है। अगर इस रेंज में आ रहा है -1 2 + 1 की रेंज में आ रहा है, -1 2 + 1 की रेंज में, -1 2 + रेंज के 1 में, -1 2 + 1 की रेंज में, यानी कि अगर ये भी है मेरा और 2, ये 2 लिख दिया, और आपका ये है, इसको प्लस कर देते हैं, कोई नहीं, तो ये क्या नॉर्मल रेंज है और अब नॉर्मल है, नॉर्मल ही है क्योंकि ये -1 से कम है और ये आपका +1 से कम है, तो इसके बीच की रेंज आ रही है, -1 से ज्यादा है, कम नहीं है। हाँ, यही तो चीज़ है, नेगेटिव होती है चीज़ें तब उल्टी काम करती है, पॉजिटिव रहता है तब उल्टा काम करता है। तो उस तरीके से सोचना आप लोगों को। जैसे-जैसे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो +1 है और -2.5 है, तो ये तो अब्जॉर्प्शन और बढ़ रहा है। समझ पा रहे हो? तो ये तो बोन को हार्ड दिखाना चाहिए ना भाई, लेकिन डाटा माइनस में है। अरे, एक तो आपने किसी को 5,000 दिए, है ना? हालाँकि अभी देने की कंडीशन में, लेने की कंडीशन में ज़्यादा हो, लेकिन मान लो किसी को आपने 5,000 रुपए दिए, तो वो तो प्लस आपके लिए, वहीं किसी से 5,000 आपने लिए, तो वो आपके लिए माइनस है ना भाई, तो नुकसानदायक कौन सा है? माइनस वाला है, 6 लिए तो ज़्यादा हो गया, 7 और ज़्यादा हो गया, यानी माइनस में जैसे-जैसे डाटा बढ़ रहा है, वैसे-वैसे कंडीशन ठीक नहीं है, मतलब वो और लॉस में जा रहा है और वर्स्ट कंडीशन की तरफ वो जा रहा है और नेगेटिव कंडीशन की तरफ वो जा रहा है। माइनस में ये याद रखना, पॉजिटिव में 5 दिए, 6 हो गए, 7 हो गए, अच्छी बात है और अच्छी बात और अच्छी बात। इसलिए यहाँ पे जो पिरामिड है आपको नंबर से याद नहीं रखना, अगर इन नंबर से याद रखोगे तो कभी चीज़ें सुधरेगी नहीं यहाँ पे। कि सर यहाँ पे तो आपने ये बोला है कि -1 to +1 है, मतलब 1 का डाटा है और यहाँ पे तो 2.5 है, अगर ओनली इसकी बात करोगे तो 2.5 तो ज़्यादा होता है, इसका मतलब अब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है, तो फिर ये प्रॉब्लम कम कैसे होगी? अब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे बोन ज़्यादा प्रेजेंट है, ऑस्टियोसाइट ज़्यादा प्रेजेंट है, तो फिर ये जो आपकी कंडीशन बन रही है ऑस्टियोपनिया, वो कैसे होगा? समझ पाए? क्योंकि ये डाटा बच्चों माइनस में है, ये डाटा माइनस में है, यहाँ पे ऑस्टियोसाइट की कमी हुई है मेनली, ऑस्टियोब्लास्ट की, उसके बाद में फाइनली ऑस्टियोपनिया वर्ड है वो ऑस्टियोसाइट के लिए आता है, याद रखना। तो यहाँ पे ऑस्टियोसाइट की आपकी कमी होगी, ऑस्टियोब्लास्ट नहीं, तो ऑस्टियोसाइट नहीं, ऑस्टियोसाइट नहीं है तो आपकी बोन के अंदर जो डेंसिटी है, जो कैल्सिफिकेशन का काम है, जो मिनरलाइजेशन का काम है, वो नहीं हो पा रहा, तो आपका ऑस्टियोपनिया रेंज ये सीधे क्वेश्चन बनता है, स्पेसिफाइड रेंज है ये, है ना? स्पेसिफाइड रेंज है, बिल्कुल पॉइंट में याद रखें, ये आपकी नॉर्मल रेंज होगी, ये आपका -1 टू -2.5 हो गया, देन आपका लेस देन बोला, मतलब इससे कम कितना होगा? इससे कम मैं बोलूँ ये वाला है, या फिर आपका इससे कम ये वाला है, मतलब बी है, बी और ए, तो इससे कम बी है, अरे माइनस में डाटा है, ज्यादा मत बोलना, 3 को लेके माइनस में है ना? तो इससे कम और ऑब्जर्वेशन मीटर हो रहा है, मतलब आपका डाटा माइनस में जा रहा है कि ऑब्जर्वेशन हुआ ही नहीं, हुआ तो बहुत कम हुआ, नॉर्मल तो ये है, तो फिर आपका ये बनेगा, दैट इज कम अंडर द ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस के लिए जो बाउंड्री लाइन है वो तो आपकी रहती है लेस देन -2.5, और एग्जाम में ये बाउंड्री लाइन आती है, समटाइम ये दे दिया जाता है कि ये डाटा मिला है, ये क्या है, या फिर ये डाटा मिला आपको, ये क्या है, पॉइंट है ये, तो ये जो है दोनों अलग अलग डाटा बिल्कुल पॉइंट पे लिए, -2.6 है तो वो तो आपका ऑस्टियोपोरोसिस है, लेकिन -2.4 है दैट इज योर ऑस्टियोपनिया, क्योंकि कहां तक है, 2.5 तक है, 2.5 भी है तो भी किसमें आएगा, ऑस्टियोपनिया में। याद रखिए इससे कम है तो 2.5 है, दैट इज कम अंडर द ऑस्टियोपनिया, इसको टी स्कोर, टी वर्ड यहाँ पे स्टैंडर्ड जो डेविएशन उसके लिए यूज किया, पर्टिकुलर टी का आपको मींस है नहीं, एक स्कोर बनाया है, इसको मैंने काफी अच्छे से काफी जगह देखने की कोशिश की कि टी वर्ड यहाँ पे यूज क्यों किया गया, तो उसका एक मींस निकल के आता है कि एक स्टैंडर्ड डेविएशन है जो मशीन के अंदर कैलकुलेट किया जाता है, उसके लिए यहाँ पे टी वर्ड यूज किया, तो टी स्कोर किसको याद रखिए, टी स्कोर यूज फॉर द ऑस्टियोपोरोसिस, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। और टी स्कोर को हम क्या बोलते हैं, डेक्सा स्कैन स्कोर, है ना? ये आपको याद रखना, डेक्सा स्कैन का जो पैरामीटर है, जो उसका स्केल है, वो टी स्कोर, और टी स्कोर की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, -1 टू +1, देन उसकी ऑस्टियोपनिया की क्या होती है, -1 टू -2.5, और लेस देन मतलब इससे कम ये है तो ऑस्टियोपनिया, इससे कम है दैट इज इन द ऑस्टियोपोरोसिस। ये तीन पैरामीटर आपके टी स्कोर, ये चीज आपको याद रखना, इसके लिए मैं आपको टाइम दे सकता हूं, लिखिए इसको, लिखिए, और टी स्कोर अलग से लिख ले ब्रैकेट में, वैसे लिख लिया होगा आप लोगों ने। समझने की बात ये है कि सर ये चीज बनती है, ये चीज बनती है, तो उस समय में क्या डिसाइड करना, मेरी जो स्पीड होती है प्रॉब्लम बहुत सारी चीजें बताता हूं बच्चों, ये जो कॉमन मिस्टेक होती है कि एग्जाम में अगर -2.4 आ गया, बातें नहीं, या -2.6 आ गया, तो वहां पे फिर कैसे डिसाइड करना आप लोगों को, वो मैं साथ साथ में बताता हूं, तो थोड़े कान खुले रखेंगे तब आप चीजों को कैप्चर कर पाएंगे। चलिए हो गया, ये बस पैरामीटर लिख ले, ये इसके लिए मैं टाइम दे सकता हूं क्योंकि यहाँ से सीधा क्वेश्चन आता है डेक्सा स्कैन का। हाँ ठीक है, आपका हो गया, 2 4 बच्चे लिख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है बच्चों। स्केलेटल सिस्टम को आप लोगों ने, अगर आप में से सारांश क्लास किसी बच्चे ने अटेम्प्ट की है, सारांश क्लास जो भी हुई थी नोट सेट से पहले, वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, तो स्केलेटल सिस्टम को 4 से 5 घंटे पूरा फिनिश भी किया था, और ऐसा नहीं था कि उसमें चीजें कवर नहीं की थी, चीजें कवर भी की थी। तो 4 से 5 घंटे में एक सिस्टम को कवर करने की कैपेबिलिटी भी है और आपके सामने रिप्रेजेंट करने की वो चीजें भी है, लेकिन आप लोगों की खोपड़ी के अंदर घुसे टाइम लेके चीजें ली गई है ताकि आपको थोड़ा क्लियर तरीके से चीजें समझ में आ जाए, थोड़ा अच्छे से आप लोगों को बैठ जाए, लेकिन आप लोगों ने ज्यादा ही अच्छे से ले लिया चीजों को, चीटिंग की है आप लोगों ने। कल मेरे को सर ने बताया कि आप उनको पीपीटी दे सकते हैं, जो बीच में आपने नोट्स लिखने का टाइम दिया था वो सही नहीं था बच्चों, आप झूठ बोल रहे थे कि सब लोग आपको सफिशिएंट टाइम देते हैं, मेरे से ज्यादा दे रहे हैं। हाँ अभी तो यस बोलेंगे आप लोग। चलिए जो चलिए हमारा टारगेट मेन ये था जो स्पेसिफिकली कि आप तक चीजें पहुंचे, और जो सिस्टम जो सब्जेक्ट आपको काफी बोरियत लगता है, जिससे आप लोगों को डर लगता है यार ये तो जिंदगी में कभी आ ही नहीं सकता, उसको बिल्कुल इजी से इजी वे में आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई, और वही हमारा जरिया था। बाकी अभी चल ही रहा, तो इस पर हमने आज बढ़ाई है। ये आपकी डेक्सा स्कैन की इमेज जो मशीन है वो इस तरीके से है ना, इसी इसका मॉनिटर है जिसके अंदर आ जाता है और यहाँ पे पेशेंट को लेटाया जाता है, तो ये आपकी एक डेक्सा स्कैन की मशीन हो जाती है, लगभग आपको इसी तरीके से याद रखना है। इसका मॉनिटर आपको साथ में याद रखना। सिटी स्कैन की एमआरआई की कैसे रहती है, एमआरआई की कैसे रहेगी, हाँ पूरी राउंडेड रहती है, सीटी स्कैन की भी राउंडेड होती है ना, याद रखना। ये आपकी और एक्सरे की नहीं है, एक्सरे का होगा तो उसमें सपोज कीजिए कि अगर एक्सरे की है मान सकते हैं, लेकिन इसको एक्सरे से आप कैसे अलग करेंगे, एक्सरे वाली जो होती है उसमें उसी टाइम आपके पास में ये नहीं रहता है, हालांकि अब जो एक्सरे मशीन होती है उसके साथ में ही वो अटैच रहता है, जो आपकी फिल्म दिखाता है आप वहां से देख सकते हैं, उसके बाद में हार्ड कॉपी मिल जाती है, सॉफ्ट कॉपी के लिए उसके पास भी स्क्रीन होती है, पोर्टेबल एक्सरे मशीन आती है आजकल तो बड़ी, है ना, लेकिन इसको अलग से याद रखना, दैट इज योर डेक्सा स्कैन मशीन, है ना, डेक्सा स्कैन मशीन।
नेक्स्ट है आपके सामने दैट इज द बोन स्कैन आल्सो नोन एज बोन साइंटिग्राफी। बोन साइंटिफिक आपको डिटेल से एग्जामिन साइंटिफिक है ना, तो आपको डिटेल से एग्जामिन करना, पूरी बॉडी की बोन्स के बारे में जानना है, वहां पे आप यूज करेंगे बोन स्कैन। बोन को स्कैन आप करेंगे और एक जो वर्ड इसके लिए स्कैन करने के लिए आप क्या देंगे, यहाँ पे तो कुछ यूनिक टाइप के आइसोटोप्स देते हैं, कुछ यूनिक टाइप के कंटेंट देते हैं। जब वो कंटेंट आपकी बॉडी में जाते हैं वो आपकी ब्लड के अंदर सर्कुलेट हो जाते हैं और ब्लड तो सब जगह जा रहा है, बोन के अंदर जब भी पहुंचेगा वो, और वहां से फिर पर्टिकुलर ये एक्सरे वाली थिंग्स यूज करके स्कैन के एक्सरे ही होता है, इसमें भी स्कैन किया जाता है और बोन के अंदर जहां जहां पे वो आइसोटोप जो चमकीला पदार्थ जिसको हम बोलते हैं वो, हाँ डाई बोल सकते हैं, बिल्कुल डाई, तो वो जो आपने यूज की है वो ऑब्जर्व हुआ तो वो आपकी एक्सरे फिल्म के अंदर अच्छे से दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे जो दिख रहा है आपको है ना कि कितनी हाईलाइटेड दिख रही है। और ये कॉमनली यूज किया जाता है ऑस्टियोसार्कोमा बोन कैंसर के अंदर, कि बोन कैंसर की रिकवरी कितनी हुई है, आपने कोई ट्रीटमेंट दिया, उसका इफेक्ट कितना रहा, उसके इफेक्ट असेस करने के लिए और डिटेल्स एग्जामिन करने के लिए बोन के अंदर जो ट्यूमर है वो कितना मैच हुआ है, या फिर आपका जो ट्यूमर है लंग्स के अंदर है, आपका ट्यूमर कहीं और है, मतलब पेशेंट के अंदर जो ट्यूमर आप देखते हैं तो वो कहीं और है, और वह ट्यूमर आपका बोन तक मेटास्टेज हुआ या नहीं हुआ उसके लिए ये यूज की जाती है। क्योंकि बोन के लिए आपने यहाँ का एक्सरे कर लिया, यहाँ की जितनी बोन के एग्जामिन करें वो मेट्स आपका यहाँ पे हुआ, तो आपने यहाँ का करवा लिया यहाँ पे हुआ, तो बेस्ट क्या है कि पूरी स्कैनिंग कर लो ताकि पता चल जाएगा कहाँ पे abnormal ग्रोथ हो रही है। कॉमनली जो बोन स्कैन होती है वो बेसिकली आपकी जो बोन कैंसर्स होते हैं उसके लिए यूज की जाती है। ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर इमेजिंग, न्यूक्लियर क्यों बोला क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर सब्सटेंस हम यूज करते हैं, आइसोटोप जिसे आप डाई बोल रहे हो। ये ऑलरेडी स्टेज ऑफ द बोन कैंसर बिफोर एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट दोनों वर्ड लिखे हुए हैं, एक एक वर्ड की वैल्यू है, बिफोर द ट्रीटमेंट आफ्टर द ट्रीटमेंट। आपने ट्रीटमेंट देने से पहले बोन स्कैन करवाई, उस टाइम जो है आपको इस तरीके से दिख रहा था, ट्रीटमेंट देने के बाद में यहाँ पे जो रिकवरी आपको दिख रही है थोड़ा सा फाइन सा मूवमेंट हो गया या कुछ रिकवरी दिख नहीं रही, रिकवरी दिख रही है इसका मतलब ये कि आपका ट्रीटमेंट इफेक्टिव रहा। और अगर रिकवरी नहीं दिख रही है, आपके जो बोन के चेंजेस है वो सिमिलर दिख रहे हैं और वेस्ट हो रहे हैं, इसका मतलब जो मेडिकेशन आपने दिया है वो टाइप ऑफ द ट्रीटमेंट आपने किया है वो इफेक्टिव नहीं रहा। तो बिफोर और आपने जो वर्ड लिखा है इसको आपको समझना है कि ट्रीटमेंट को अच्छे से वैलिड करने के लिए किसको स्टेजेस ऑफ द बोन कैंसर ये आपको याद रखना। बाकी अदर डिजीज कंडीशन के लिए भी यूज करते हैं, ऐसा नहीं है जैसे आपकी ऑस्टियोपोरोसिस है कि कांप तक हो रही है या फिर आपकी पेजेड डिजीज है तो उनके लिए करते हैं, कॉमनली जो करते हैं वो आपकी इसके लिए। प्लस ये किया जाता है जो कंजेनिटल बोन डिफॉर्मिटीज होती है, किसी बच्चे के अंदर कंजेनिटल कुछ प्रॉब्लम है पूरी बॉडी के अंदर ही, तो उसको स्कैन करने के लिए भी ये कॉमनली किया जाता है। तो बोन स्कैन, बोन साइंटिग्राफी, न्यूक्लियर इमेजिंग, जो रेडियो आइसोटोप इंजेक्ट किया जाता है कॉमनली जो यूज किया जाता है वो आपके सामने लिखा हुआ है दैट इज द टेक्नीटियम 99M मेथाइलिन डाइफॉस्फोनेट। पता नहीं किन्होंने इसके नाम बनाए लेकिन याद रखना बच्चों केमिकल नेम है ना? ये आपका क्या रेडियो आइसोटोप, आइसोटोप इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन ऑल पीसेस विद इन द 48 आवर्स। अब ये तो आपका ध्यान के लिए हो गया, यहाँ पे आपकी नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटी क्या बनती है, यहाँ से सीधा क्वेश्चन बनता है। एक पेशेंट है जिसका न्यूक्लियर स्कैनिंग हुआ, क्वेश्चन बना रहा हूँ, एक पेशेंट है जिसका न्यूक्लियर स्कैनिंग हुआ है रिसेंटली है ना, और उसके एक दिन बाद में या उसके जस्ट 2 घंटे बाद में टाइम ड्यूरेशन है ना, पेशेंट आपको कंप्लेन कर रहा है कि मेरा यूरिन का जो कलर है वो अलग सा दिख रहा है, अलग सा मतलब ब्लू कलर का आ रहा है, तो आप वहाँ पे हाइपर होंगे या जो भी एक्शन आपके आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताएंगे या आपकी तरीके से चीज को असेस करेंगे, तो वहाँ पे क्या रहेगा कि ये नॉर्मल फाइंडिंग है। पेशेंट को बताना है कि आपकी बॉडी में डाई की है गई है तो वो डाई बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगी वापस बाहर आएगी, और मेनली आपकी किसके थ्रू आती है, यूरिनरी सिस्टम के थ्रू ही आती है, तो उसको बताना है, हेल्थ एजुकेशन हेल्थ टीचिंग देना है कि आपका यूरिन का कलर चेंज हो सकता है ना, तो इसमें ज्यादा घबराने की बात नहीं है, ये कॉमन है, ये आपका कॉमन है क्योंकि डाई गई है उसकी वजह से यूरिन का कलर चेंज होकर आएगा, ये आपको पेशेंट को बताना है। दूसरी थिंग यहीं पे आपको जो खास काउंसलिंग बनती है वो बनती है कि पेशेंट का हाइड्रेशन का लेवल मेंटेन करके रखना है, पेशेंट का हाइड्रेशन लेवल मेंटेन, पेशेंट को बोलना जितना हो सके उतना पानी पीना है। एक अनकॉन्शियस पेशेंट है उसको कितना पानी पिला सकते हो आप, पिलाना ही नहीं है, गुड। उसको अनकॉन्शियस को कैसे पानी पिलाओगे भाई, आईवी फ्लूइड, तो वहां पे क्या रहेगा, आईवी फ्लूइड के लिए डॉक्टर ने 2 लीटर लिखा है, उनको हो सकता है कि माइंड में ये चीज नहीं थी तो उनको बताना है कि सर इसका ये हुआ है, प्रोसीजर ये हुई है, थोड़ा आईवी फ्लूइड बढ़ा सकते हैं, फिर बोलेगा हाँ बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, वो जब प्रिस्क्राइब आपको करेंगे कि इनको 3 से 4 लीटर देना है या अकॉर्डिंग टू पेशेंट रिक्वायरमेंट कितना देना है, लेकिन नॉर्मल फ्लूइड रिक्वायरमेंट की तुलना में थोड़ा ज्यादा ही देना है। हाइड्रेशन आप मेंटेन करके रखना, अगर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं हो तो कॉन्ट्राइंडिकेशन भी देखना है। पेशेंट एक्यूट रीनल फेलियर से है, आप 5 लीटर पानी पिला रहे हो, प्रॉब्लम हो जाएगा, पेशेंट फूल जाएगा पूरा है ना, घर वाले देखेंगे पेशेंट को क्या हुआ है, मैं हाँ बिल्कुल, तो वो थिंग्स आपको मेंटेन करना, वो स्पेसिफिक कंडीशंस हो जाती है, कॉन्ट्राइंडिकेशन हर चीज का होता है, साथ में लेके चलना आप लोगों को। आइसोटोप इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन एंड पीस विद इन 48 आवर्स, इन लैंग्वेज से क्वेश्चन बनते हैं उन्हें यहाँ तक ये आइसोटोप्स आ रहा है तो उसकी वजह से कलरफुल रहेगा, और ये जो आइसोटोप्स है तो इनिशियली आपको ये चमकीला और वी कैन से कि कलरफुल नहीं दिखेगा क्योंकि ये जब एक्सरेज को ऑब्जर्व करता है तभी वो थोड़ा ब्राइट दिखता है। कलरफुल स्टूल हो सकता है आपका, कलरफुल आपका यूरिन हो सकता है, लेकिन ब्राइटनेस यहाँ पे नहीं रहेगी, समझ पा रहे हो कि ब्राइटनेस का बात है डाई के अंदर। तो ये कॉमन चीज है, बस ये आपको लिखना है, कॉमनली आईवीएस को रूट दिया जा रहा है, इसके नहीं क्या है, तीनों नेम इंपॉर्टेंट वो आपको नेम याद रखना। आगे बढ़े, फिर आप लिखोगे मैं पीपीटी नहीं दूंगा भाई, हाँ तो पीपीटी ले लेना, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो जाता है बोन स्कैन से रिगार्डिंग। नाउ नाउ वी आर गोइंग फॉर द डिजीज कंडीशन, नेक्स्ट हम स्टार्ट करें डिजीज कंडीशन, ये हमारा डायग्नोसिस हो गया, ठीक है। चलिए चलिए अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट दैट इज द डिजीज कंडीशन, और डिजीज कंडीशन हम देखते हैं दैट इज द फ्रैक्चर है ना। डिजीज कंडीशन में क्या रहेगा हमारा, फ्रैक्चर रहेगा, और फ्रैक्चर को हम अलग से स्पेसिफाई करेंगे तो जगह आप एडजस्ट कर सकते हैं कि सर अब अच्छे से और देखेंगे है ना, अब हम अच्छे से और चीज को समझेंगे। फ्रैक्चर से सीधे क्वेश्चन आते हैं, उसी लैंग्वेज हम डिस्कस करेंगे। इमेजेस खोपड़ी में बिठाना है, इमेजेस फ्रैक्चर की खास है बच्चों है ना, लैंग्वेज खास है, क्लासिफिकेशन इसके खास है जो मैं आपको अलग अलग तरीके से देने वाला हूं टाइम के साथ साथ में, लेकिन डायरेक्ट जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम कोरिलेट करेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जैसे कि आ गया क्वेश्चन आ जाएगा है ना, बोल दिया है तो क्वेश्चन भी आएगा, क्वेश्चन को पढ़े तुरंत आंसर बताने की कोशिश करें, जितना इजी है उतना इजी नहीं है, 4 बार पढ़े। कोशिश की जा रही है कि मैथ की प्रैक्टिस भी आपकी हो जाए, आंसर तो आप निकाल लोगे, आगे कैसे कैलकुलेट करें सर। बातें नहीं, क्वेश्चन पढ़ लिया, कल से जगह चेंज करियो, हाँ यहाँ मत दिखना कल से। क्या राइट आंसर रहेगा, इसका राइट आंसर क्या है, डी। डी क्या, 75 क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, 75 बता रहे हो, 75% सही है, सही है 75, हाँ आगे वालों 75 नहीं है ना, मैं इसको गलत कर रहा हूँ। क्वेश्चन को समझना है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि थोड़ा आंखें खोल के क्वेश्चन को समझे। क्वेश्चन ने इतना तो समझिए कि पढ़ने के लिए बोला है, पढ़ लिया, अरे समझना भी है, मैं कल से आप समझने के लिए भी लिखूंगा भी।
तो रीड द फॉलोइंग मतलब इसको पढ़ के समझना है, पढ़ना नहीं, बस पढ़ लिया हमारा काम हो गया। देन नीचे लिखा फाइंड द करेक्ट परसेंटेज ऑफ द राइट स्टेटमेंट। चार स्टेटमेंट है और चार स्टेटमेंट में से राइट कितने हैं उसका परसेंटेज बनाना है। इसको हम पहले तो इक्वली डिवाइड करें कि चार स्टेटमेंट है और चार स्टेटमेंट को मैं अलग अलग डिवाइड करता हूं। एक स्टेटमेंट को 25% मिलेगा, 40 में डिवाइड करेंगे तो 25% मिलेगा। अब यहाँ पे कितने स्टेटमेंट सही है? अगर एक स्टेटमेंट सही है तो एक ही सही यानी 25, दो स्टेटमेंट सही है तो 50%, तीन सही है तो 75 और चार स्टेटमेंट ही सही है तो 100%। इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना। अब आप बता रहे हो कि सर डी है तो तीन स्टेटमेंट सही है, सी बता रहे हैं कि एक स्टेटमेंट सही। अब इसको समझते हैं क्वेश्चन को, है ना। हाँ ठीक है, बी मान लेते हैं। अरे ठीक है बाबा, सी मान लिया, ये मान लिया। कोई ए भी बता दो, ए है किसी का, ए भी मान लिया। चल अभी मैं बता दूं आप लोगों को। चल इधर आ जाओ। रीड द फॉलोइंग। फ्रैक्चर कॉज्ड बाय द abnormal bone weakening such as osteoporosis or tumor is known as the average। अच्छा ये हैशटैग है जो फ्रैक्चर का साइन है, एग्जाम का क्वेश्चन है, याद रखें कि फ्रैक्चर को कैसे इंडिकेट करते हैं, स्टार से करते हैं, डबल लाइन से करते हैं, एरो से करते हैं या हैशटैग से करते हैं। याद रखें डायग्नोसिस जो बनता है फ्रैक्चर का आपका हैशटैग बनता है। तो ये फ्रैक्चर लिखा हुआ है, आधे बच्चे देखे से टाइपिंग मिस्टेक हो गया, आपने क्या डाल दिया बीच में, है ना। तो ये आपका क्या फ्रैक्चर है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि abnormal weakening हुई है osteoporosis और ट्यूमर की वजह से आपका फ्रैक्चर, क्या बोलेंगे, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। बिल्कुल, क्या बोलेंगे, पैथोलॉजिकल। यहाँ पे क्या है, एवर्जन गलत है। एवर्जन कैसा होता है, साथ साथ बताएं। एवर्जन में क्या होगा, बोन का कुछ हिस्सा टूट के साइड हो जाएगा, एक सेगमेंट ओनली, एक टुकड़ा अलग हो गया, एवर्जन हो गया, एवर्जन हो गया, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड बोला फ्रैक्चर रिजल्टिंग फ्रॉम द रिपीटिव स्ट्रेस और ओवरयूज, बार बार यूज करो कॉमनली, जैसे एथलेट यूज करते हैं, लिखा हुआ है कि ऑप्शन सीन इन द एथलेट। एथलेट के अंदर कॉमनली देखने में मिलता है जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो वर्क के आउट करते हैं, है ना, वर्कआउट जो हार्ड वर्क करते हैं, तो वो बार बार जॉइंट वगैरह को बोन को यूज कर रहे हैं, तो वहां पे प्रेशर प्रेशर की वजह से बोन फ्रैक्चर हुई है, उसको कौन सा बोलते हैं, स्ट्रेस फ्रैक्चर। पैथोलॉजिकल नहीं है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है, तो गलत बात, स्टेटमेंट ये हमारा रॉन्ग हो जाता है। नाउ थर्ड है फ्रैक्चर वेयर अ पीस ऑफ द बोन इज पुल्ड ऑफ बाय द टेंडम और लिगामेंट इज कॉल्ड स्ट्रेस फ्रैक्चर। यस और नो, यस है। अरे ये किसकी डेफिनेशन गलत है, ये डेफिनेशन है एवर्जन फ्रैक्चर की। जो थर्ड स्टेटमेंट है वो डेफिनेशन है आपकी एवर्जन फ्रैक्चर की। और क्या मतलब है इसका, कि ये जो बोन है, ये जो आपकी बोन है वो यहाँ से बाहर आ गई, ये जो बोन है वो आपके यहाँ से बाहर आ गई, दैट इज योर एवर्जन फ्रैक्चर, दैट इज योर एवर्जन फ्रैक्चर। ये हमारा एवर्जन फ्रैक्चर, ये स्टेटमेंट में गलत। कौन सा फ्रैक्चर, ये एवर्जन फ्रैक्चर, तो स्ट्रेस फ्रैक्चर ये वाला। फोर्थ बोला फ्रैक्चर वेयर वन बोन सेगमेंट इज डिवाइडेड इनटू मल्टी पीस, बोन टूटी है और ऐसे टूटी है, ऐसे टूटे टुकड़े टुकड़े हो गए सर, होते हैं तो टुकड़े टुकड़े हो जाना, दैट इज नॉट कम्युनिटेड फ्रैक्चर, यही लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि डी स्टेटमेंट इज द राइट आंसर। यहाँ पे ये सही है, एक ही इसका राइट है, तो तुम्हारा सी भी गया और तुम्हारा डी भी गया, राइट आंसर ओनली बी, है ना। तो राइट आंसर क्या है, बी, बी इज द राइट आंसर, यानी एक ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, एक ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। क्लियर है चीजें। चलिए तो थोड़ा मैथ को भी सुधारें, ये तो बाद में सुधारेंगे सर, यही नहीं सुधारे हमसे तो हमें पता ही नहीं चल रहा है कि सर दो स्टेटमेंट सही है, तीन स्टेटमेंट सही है। अरे ये सुधारो पहले, इसके बाद ये साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं, चीजें सही हो जाएगी। चलिए प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट स्लाइड आ गई भाई, जो कि नहीं आना है। तो इसमें क्या क्लिपिंग है, क्लास के लिए स्मार्ट पड़ेगी सभी है। मैं इसको थोड़ा यूज कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम दे मेरे को। इसके क्या हो गया भाई, इसको वापस कैसे ऑन करें, किसी बच्चे को आइडिया है, मेरे को इसका पता नहीं है भाई। स्लाइड्स हो गया, ऐसा पैर पे करने से पता नहीं चलेगा, यहाँ पे आके इसको करेक्ट करेंगे तो टेक्निकल टीम को बुलाना पड़ेगा। इसके एचडी में केबल कहाँ लगी हुई है, कर लिया तुम तो ठीक, इतनी हेल्प की जरूरत पड़ी वो भी नहीं कर पा रहे। ठीक एग्जैक्टली इसकी जो एचएमई केबल है उसका कुछ इसमें बुला लेता है। हाँ। क्या भाई, क्या पीछे, क्या पीछे क्या हो रहा है, किसी ने तो दिखाया ना, तुम्हें जब जरूरत पड़ती है तब तो तुम मुंह दिखा देते हो, अपने करने लग जाते हो, है ना। ऐसे क्लैपिंग करते हो, उस क्लैपिंग का क्या मतलब, जब जरूरत पड़ती है आप लोगों को पता नहीं, आए नहीं आप, है तो वो तो आएंगे बेचारे, उनको तो जस्ट कॉल नहीं किया उससे पहले आगे वो, है ना। तो ये थोड़ी टेक्निकल चीजें हैं और ये तो आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं कि टेक्निकल चीजें जितना फायदा उतना हल्का नुकसान भी है, लेकिन ये चीज पे भी हम काम करेंगे कि कुछ सीखना हर चीज को है। इस चीज का थोड़ा आइडिया नहीं था, बाकी स्टोरी वाली चीज अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। इसमें क्या केबल कैसे हुआ था, हाँ केबल हिली थी, ठीक है, वो हिसाब से कवर कर ली, क्योंकि लाइव क्लास चल रही है इसलिए हम ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाह रहे थे, नहीं तो लाइव क्लास ही बंद हो सकती है बीच में। चलिए फ्रैक्चर हम डिस्कस करें, फ्रैक्चर में आ चुका है, मैंने एनिमेशन दिया है ताकि एक एक आपके सामने पूरी स्लाइड मिल गई तो आप फटाक से लिखने लग जाओगे, है ना, जो आप लिखने के लिए बेसिकली बैठे हैं यहाँ पे सब। फ्रैक्चर मतलब क्या है, फ्रैक्चर मतलब क्या है, टूटना, बोन के किसी भी पार्ट में क्रैक आ जाना। टूटना मतलब कंप्लीट भी टूट सकती है, पार्शियल भी टूट सकती है, छोटे छोटे टुकड़े भी हो सकते हैं, बड़ा टुकड़ा भी हो सकता है, सीधी भी हो सकती है, ओब्लिक भी हो सकती है, ट्रांसवर्स भी हो सकती है, एक बोन दूसरे बोन के अंदर इस तरीके से भी जा सकती है, एक बोन ये इस तरीके से झटका लगा दूसरे बोन अंदर की तरफ चली गई तो वो भी फ्रैक्चर बन सकता है। अलग अलग पार्ट के फ्रैक्चर बनते हैं, अलग अलग टाइप के फ्रैक्चर बनते हैं, बॉडी में जितनी भी बोन्स है उसके अकॉर्डिंग और बहुत सारे फ्रैक्चर बनते हैं। क्वेश्चन बनता है आपके जो डिफरेंट टाइप ऑफ द फ्रैक्चर है उनकी इमेज से, डिफरेंट टाइप ऑफ द फ्रैक्चर है उनकी नेम से, उन सभी को हम वन बाय वन डिटेल से जानने वाले। तो सिंपल फ्रैक्चर की डेफिनेशन क्या है, ब्रेक और क्रैक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द बोन। ब्रेक इन द सेंस कैसे नहीं है कि जैसे ये बोन है, ये जो आपके सामने है बोन है, वो बोन आपकी पूरी ही ब्रेकडाउन होगी वैसा नहीं है, पूरी ही बोन आपकी ब्रेकडाउन होगी वैसा नहीं
नहीं है। क्रैक आपका हल्का सा भी हो सकता है, ये आपका पूरा ब्रेकडाउन हो सकता है, या फिर यही बोन की बात करें इतना सा भी पोर्शन हो सकता है, या फिर ये बोन आपकी इस तरीके से भी टूट सकती है, या इस बोन का इस तरीके से भी मतलब अलग हो सकती है, एवरेज फ्रैक्चर जिसको हम बोलते हैं, या फिर आपकी बोन के अंदर से छोटे-छोटे टूटने की वजह से आपके टुकड़े भी बन सकते हैं, या फिर ये बोन आपकी दूसरी बोन के पार्ट के अंदर भी इस तरीके से जा सकती है। तो बोन की कंटिन्यूटी के अंदर किसी भी टाइप का क्रैक होना, किसी भी टाइप का ब्रेकडाउन होना इज नोन एज द फ्रैक्चर। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। देन इसके क्या-क्या कॉज बनते हैं? मोस्ट कॉमन कॉज, और हड्डियां टूटने का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? हड्डियां टूटने का ट्रॉमा, है ना? हड्डियां टूटने का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? ट्रॉमा। और यहाँ पे कोई ऐसा बच्चा है जिसकी एक भी बोन कभी भी आज तक फ्रैक्चर नहीं हुई, एक भी बोन। ओ भाई झूठ बोल रहे थे लोग। अरे रुक जाइए बालकों बालिकाओं, फ्रैक्चर मतलब क्या है? मैं डेफिनेशन जो बताई उस हिसाब से। फ्रैक्चर इन द सेंस ऐसा नहीं है कि, सुन लीजिए बातें, फ्रैक्चर इन द सेंस ऐसा नहीं है कि बोन टूट के अलग हो गई आपको प्लास्टर लगवाना पड़ा, वो नहीं। फ्रैक्चर मतलब कि हल्का फुल्का क्रैक भी आया हो बोन के अंदर, किसी का नहीं आया क्या? सर आया भी हो, सुनिए आया भी होगा तो आप लोगों को क्या पता है, बचपन में आया भी होगा तो। मोस्ट कॉमन कॉज है दैट इज द ट्रॉमा। एग्जाम का क्वेश्चन है, सुन लो भाई। हाँ ठीक है, अपनी अपनी चर्चा बाद में कर लेना कि कौन कहां से टूटा हुआ है ना? लेकिन फिलहाल यहाँ पे फोकस करें, है ना? अपने टूटेपन का जिक्र यहाँ नहीं करे, है ना? हर पर्सन कहीं ना कहीं से टूटा हुआ ही है, हाँ? तो टूटेपन का जिक्र यहाँ नहीं करे। चलिए नेक्स्ट इटियोलॉजिकल फैक्टर मेन जो बनता है मोस्ट कॉमन दैट इज ट्रॉमा। देन ओवर यूज, रिपीटेड स्ट्रेस, ज्यादा यूज करने की वजह से बोन है ना, ये भी सेल और टिश्यू ज्यादा यूज करोगे तो ये भी टूटेगी। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, और कौन से कंपोनेंट न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी में? विटामिन डी और कैल्शियम। तो ये कॉमन कंपोनेंट रहते हैं, इनकी डेफिशिएंसी की वजह से आपकी जो बोन वीक हो सकती है, देयर में भी चांस। एज रिलेटेड फैक्टर, उम्र के साथ तो सर सब कुछ ही टूट जाता है, बोन की क्या रह जाती है ना? तो बोन भी फ्रैक्चर होती है एज से रिलेटेड, और वहां पे भी एक कंडीशन देखने मिलती है, एज भी एक फैक्टर है। देन पैथोलॉजिकल कंडीशन, तो पैथोलॉजिकल आपका डिजीज कंडीशन हो गया, है ना? कोई भी डिजीज कंडीशन बन जाती है। ट्विस्ट और मसल कॉन्ट्रैक्शन, पकड़ के घुमा दिया किसी की बोन को, बचपन में हुआ है ऐसा किसी के साथ? होता है, नहीं हुआ तो ठीक है, होना भी नहीं है, ऐसा करना भी नहीं है बिल्कुल। लेकिन ट्विस्टिंग मतलब है कि पकड़ के नॉनली इंटेंशनली अनइंटेंशनली कैसे भी हो सकता है, तो ट्विस्ट कर दिया मतलब बोन को पकड़ के ऐसे घुमा दिया, तो यहाँ से जोन खुल गया, बोन टूट गई, जो भी, तो वो आपका क्या बन जाता है? दैट इज वन ऑफ द कॉज फॉर द फ्रैक्चर। मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन सबसे बेस्ट आपने सुना होगा टिटेनिक के अंदर, इसलिए वहां पे मसल रिलैक्सेंट दिया जाता है, या जो आपकी प्रोसीजर की जाती है एसीटी वगैरह, उसमें मसल रिलैक्सेंट दिया जाता है। उसका रीजन यही है क्योंकि वहां पे सीजर के ताने आएंगे, और ताने आएंगे तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, मसल के बीच में क्या साइड मतलब मसल जिसके सराउंडिंग में रहती है, दैट इज बोन, तो बोन को भी तोड़ देगी। तो ज्यादा मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से बोन टूट भी सकती है। तो ये यहाँ पे क्या बन गई? इटियोलॉजिकल फैक्टर। यहाँ पे ज्यादा लिखने की कुछ बात नहीं है, ये दिमाग में लिखे कि ट्रॉमा की वजह से ज्यादातर क्या होता है। ट्रॉमा छोटे से छोटे लेवल का हो सकता है, ट्रॉमा बड़े से बड़े लेवल का हो सकता है। ट्रॉमा मतलब किसी भी ऐसा फैक्टर जो कि नेचुरल है, या जो भी कंडीशन इंटेंसली होता है, समटाइम अनइंटेंसली होता है। ट्रॉमेटिक ट्रेजेडी की वजह से बोन के अंदर क्रैक आना मोस्ट कॉमन कॉज बनता है, ये आपको याद रखना। फ्रैक्चर के टाइप मेनली जो होते हैं, दो टाइप से हम क्लासिफाई करते हैं। एक होता है क्लोज फ्रैक्चर, यहाँ से क्वेश्चन सीधा बनता है, ये जो नेम है ये याद रखें। क्लोज फ्रैक्चर होता है उसको सिंपल फ्रैक्चर बोला जाता है, ओपन फ्रैक्चर होता है उसको कंपाउंड फ्रैक्चर बोला जाता है। और यहाँ पे ओपन और क्लोज किस एस्पेक्ट से हम बोल रहे हैं, किस पर्पस से? एक कंपोनेंट बताएंगे तो, हाँ बताइए, आप बताइए किस पर्पस से बोले बच्चे? बाहर का स्किन, इसके ऊपर ये है ना, मेन है कि स्किन का बैरियर है ना, टूट गया है, सबक्यूटेनियस टिश्यू भी टूट गए, मसल्स भी आपकी टूट गई, सारे पार्ट टूट गए, लेकिन स्टिल आपका जो स्किन है वो इंटैक्ट है, तो वो आपका क्लोज ही रहेगा। जब तक आपका स्किन का बैरियर अल्टर नहीं होता है, वो आपका क्लोज फ्रैक्चर ही होता है। स्किन ब्रेकडाउन होगी, बोन बाहर की तरफ दिख रही है, दैट इज नोन एज ओपन फ्रैक्चर। स्किन के एस्पेक्ट से है, याद रखना। क्लोज को हम क्या बोलते हैं? सिंपल फ्रैक्चर, और ये आपका बन जाता है कंपाउंड फ्रैक्चर, क्लीन फ्रैक्चर। अच्छा ये जो है ये हमारे एक क्लासिफिकेशन है, और इस क्लासिफिकेशन को जहन में बिठा के रखना। जो आपका ओपन फ्रैक्चर होता है उसको क्लासिफाई करने के लिए जो ओपन फ्रैक्चर कितना हुआ, पहले तो आपकी स्किन कितनी ब्रेकडाउन हुई, तो इसकी अलग अलग क्लास बना रखी है। क्लीन है और 1 सेंटीमीटर से कम ब्रेकडाउन हो तो क्लास 1 बन जाएगी, जो क्लासिफिकेशन लिखा हुआ। और क्लीन के बाद में हल्का फुल्का वहां पे इन्फेक्शन थिंग्स आ रही है, ग्रेनुलर बनने लग गया है और थोड़ा सा बड़ा है, तो क्लास 2 में। और इन्फेक्टेड है, पूरी तरीके से इन्फेक्टेड आपका फ्रैक्चर बन गया है ओपन वाला, तो आपका क्लास 3 ऑफ द जेस्टिलो एंडरसन क्लासिफिकेशन बनता है, ये आपको याद रखना। बाकी इसका जो क्लासिफिकेशन है कि ओपन वाला फ्रैक्चर है, मे भी वो चांस है कि क्लीन हो और वो कंटामिनेट, ये डिपेंड होता है। अगर हॉस्पिटल में से इवेंट होता है तो वो आप लोगों पे डिपेंड है कि आप उसको क्लीन रखोगे या उसको कंटामिनेट कर दोगे, समझ पा रहे? इसलिए यहाँ पे ओपन जो फ्रैक्चर होता है उसमें प्रायोरिटी जो दी जाती है, मोस्ट कॉमन जो प्रायोरिटी दी जाती है, वो बोला जाता है कि स्टाइल ग्रोथ पीस आपको, और स्टाइल भी कैसा वेट, उसे आपको कवर करना है। जो पर्टिकुलर बोन सेगमेंट आपको बाहर दिख रहा है उसको उसे कवर करना, ताकि वो इन्फेक्टेड नहीं हो। ये जो रिस्पांसिबिलिटी बनती है, आई मीन नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटी बनती है आप लोगों की। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आपको याद रखना। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी बता रहा हूँ, क्लोज से रिलेटेड और डायरेक्ट फ्रैक्चर से रिलेटेड, कि कुछ भी टूटा आपको लग रहा है तो क्या करना है? उसको इमोबिलाइज करना है। फर्स्ट रिस्पांसिबिलिटी आपकी है कि उसको इमोबिलाइज करना है, उसको इमोबिलाइज करना, ज्यादा मोबिलिटी नहीं रखना, क्योंकि ज्यादा और हो सकता है, और ज्यादा हो गया तो और प्रॉब्लम हो सकती है। और ज्यादा उबासी आप लेते हैं तो यहाँ पे आपकी जो बोन है, कौन सी बोन है? मैंडिबल है, ये कौन सी है? और यहाँ पे कौन? टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, यही एकमात्र मूवेबल जॉइंट है। ज्यादा उबासी ले सकते हैं, लेते हैं तो ये खुल सकता है आपका, और इतना बोलेंगे खुल सकता है, तो उबासी नहीं ले, है ना? याद रखिए उबासी नहीं लेना है। जॉइंट पड़ रहे हैं तो फ्रैक्चर, आई मीन फ्रैक्चर पड़ रहे हैं तो फ्रैक्चर हो सकता है बच्चों ने, तो उबासी नहीं ले, नहीं तो सच में हो जाएगा। चलिए, तो ये क्लोज हो गया, और ये क्लीन, और ये खास है, इसको लिख ले, इस पॉइंट को लिख ले बस। बाकी मैं पीपीटी आपको एज इट इज दे दूंगा, कलर फुल पीपीटी दे दूंगा आप लोगों को, है ना? और आजकल सबके पास मल्टीमीडिया मोबाइल है तो कलरफुल मिलेगी, लेकिन ये आपको लिखना है। जो आपके रिवाइज वाले नोट्स है उसमें आपको लिखना जेस्टिलो एंडरसन क्लासिफिकेशन, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट हम जा रहे हैं आगे, उससे पहले एक इमेज है, तो आप देखोगे ये जो ओपन वाला है ये, और ये आपका क्लोज वाला, कौन सी बोन है? ये किसका फ्रैक्चर हो रहा है? टीबिया बोन का। तो ये टीबिया बोन का यहाँ पे फ्रैक्चर होगा, ये आपको ओपन हो गया, ये आप स्किन का बैरियर को ब्रेक करते हो, बाहर आ गया, ये आपका फ्रैक्चर। अच्छा, ये किस टाइप का फ्रैक्चर है और हम क्लासिफाई करें तो अकॉर्डिंग टू द ओब्लिक है या ट्रांसवर्स है? तो कंप्लीटली ट्रांसवर्स भी नहीं लग रहा, कंप्लीटली ओब्लिक भी है नहीं लग रहा, क्योंकि अलग टाइप का है। तो इसको बेसिकली हम ट्रांसवर्स ना बोल के स्लाइटली ओब्लिक बोलेंगे, क्योंकि ट्रांसवर्स मतलब तो है कि 180 डिग्री, ओब्लिक मतलब स्लाइट ओब्लिक हो सकता है, जिसको पार्शियल ओब्लिक बोलते हैं, कंप्लीट ओब्लिक हो सकता है, हाई ओब्लिक हो सकता है, वो अलग अलग एंगल बन जाता है। ये बेसिक ओब्लिक टाइप का बन जाएगा, जो हम आगे देखेंगे। हाँ, यही तो बताया मैंने बच्चे में, नोट के अंदर जो लिखा हुआ है गेस्टिलो एंडरसन क्लासिफिकेशन, एक ऐसा क्लासिफिकेशन जो हम यूज करते हैं ओपन फ्रैक्चर को क्लासिफाई करने के लिए। पहले तो ये याद रखना। दूसरा क्या करते हैं, इसके अंदर 3 क्लासें मैंने बताई, इसकी 3 क्लास होती है। क्लास फर्स्ट जो होती है, क्लास सेकंड जो होती है, क्लास थर्ड जो होती है, वो सबसे वर्स्ट लेवल की होती है। और इसमें होता है कि ये जो आपका फ्रैक्चर है वो इन्फेक्टेड है और लार्ज है,
इंफेक्टेड और लार्ज है, और क्लास फर्स्ट जो है उसमें है आपका ये जो फ्रैक्चर वो क्लीन है, क्लीन है मतलब इंफेक्टेड नहीं है, और लेस देन 1 सेंटीमीटर इसका क्राइटेरिया भी डिफाइन करेगा, लेस देन 1 सेंटीमीटर का ही है ये पहली क्लास। सेकंड क्लास है कि यहाँ पे माइल्ड लेवल का इंफेक्शन हो गया, मतलब ग्रेन्युलोसा वगैरह डेवलप हो रहे हैं, तो माइल्ड लेवल का वहाँ पे इंफेक्शन है, और मोर देन 1 सेंटीमीटर यहाँ पे उसका इन्वॉल्वमेंट हो गया, किसका, आपकी स्किन का थोड़ा ज्यादा बाहर की तरफ आ रहा है, तो वो उसके अकॉर्डिंग 3 क्लास बन जाती है। क्लास फर्स्ट जो कि आपकी क्लीन है, और जैसे जैसे क्लास बढ़ रही है वैसे वैसे ये जो ओपन फ्रैक्चर है वो आपका इंफेक्टेड होता जा रहा है, वेस्ट होता जा रहा है। इनफेक्ट 2 कंडीशन यहाँ पे यूज की, इंफेक्शन भी यूज किया, दूसरा इसकी इन्वॉल्वमेंट की, कितना इन्वॉल्व हुआ, कितना पार्ट बाहर आया, साइज के अकॉर्डिंग, वी कैन से। हो गया। चलिए, क्वेश्चन आप पूछते हैं तो बेनिफिट आपको मिलता है। इस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, कितने लोगों ने ये चीज लिखी है, ऐसे क्वेश्चन पूछे ताकि आपकी कॉपी के अंदर चीजें और क्लियर हो। डाउट आप लोगों के हैं, क्लियर करने के लिए हम रेडी हैं, लेकिन एटलीस्ट डाउट तो रखें आप लोग। सर हमें तो डाउट होता नहीं है, हम तो ऑलरेडी स्मार्ट है ना सभी लोग, इसलिए कुछ भी आप लोग अननेसेसरी डाउट तो भरे पड़े हैं, पढ़ाई से रिलेटेड पूछ रहा हूँ। और डाउट उन्हीं बच्चों को होते हैं जो थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा अपने आप को चौंकते हैं, किताबों में समझते हैं यार इसका ये क्यों है, इसका जो तार्किक स्टडी करते हैं उनके जहन में डाउट बनता है, तो डाउट रखे, जो जेन्युइन डाउट है उसको कंसीडर किया जाएगा, अननेसेसरी डाउट को नहीं माना जाएगा, याद रखना है। स्ट्रेस फ्रैक्चर, इतना जल्दी डाउट हो गया, इससे मोटिवेशन बनता है। हाँ जी बताइए। लास्ट में हाईली कंटामिनेटेड है और लार्ज साइज का वुंड बन जाता है, हाईली कंटामिनेटेड विद लार्ज साइज ऑफ द वुंड, हाईली कंटामिनेटेड सबसे ज्यादा कंटामिनेशन वहां पे क्लास 3 के अंदर होना, जेस्टिलो एंडरसन क्लासिफिकेशन, जस्ट जीए क्लासिफिकेशन जिसको जीए क्लासिफिकेशन। स्ट्रेस फ्रैक्चर आल्सो कॉल्ड हेलन फ्रैक्चर, हेलन बोला क्योंकि जो इसकी स्ट्रक्चर बनती है वो बेसिकली हेलन यहां पे है, एक और हम आगे देखेंगे उसकी भी स्ट्रक्चर हेलन इन द सेंस कि जो हेयर की तरह क्रैकिंग आ गई यहां पे, इसलिए इसको हेलन वर्ड यहां पे यूज किया है ना। बाकी स्ट्रेस फ्रैक्चर मेन जो है वो आपको याद रखना है कि रिपीटेटिव प्रेशर की वजह से एक बोन पे दूसरे बोन का प्रेशर पड़ रहा है, मैं इस बोन के सिरे से दबाऊंगा तो ये जो मेरी बोन है वो देर में भी चांस कि फ्रैक्चर हो जाए, एक बोन का दूसरे बोन पे प्रेशर पड़ रहा है उसकी वजह से प्रेशर होता है ना, उतना स्ट्रेस है ना। तो जो तनाव होता है वो आपका फिजिकल भी होता है और साइकोलॉजिकल भी होता है, दोनों चीजें होती है ना। तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो कौन सा रहेगा, फिजिकल प्रेशर है ना, यहाँ पे साइकोलॉजिकल प्रेशर अप्लाई नहीं करे, तो इस तरीके से। और ये जो क्रैकिंग बन रही है जैसे कि ये इस तरीके से हो गया, ये इस तरीके से हो गया, तो ये आपके हेयर लाइक पैटर्न बन गया, इसलिए इसको हेयर लाइक फ्रैक्चर भी बोल दिया। क्लियर है ये, ज्यादा नहीं बस वर्ड से मीन्स रखे और ये इसको दिमाग में बिठा के रखे कि फ्रैक्चर की इमेज कैसी होती है, इमेज से क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। आगे बढ़ रहा हूं मैं। नेक्स्ट हमारे सामने सैटेलाइट फ्रैक्चर, फ्रैक्चर विद मल्टीपल लीनियर फ्रैक्चर रेडिएटिंग फ्रॉम द साइड ऑफ द इंपैक्ट। अब ये भी हेयर लाइन है लेकिन इसमें ये है कि सैटेलाइट व्यू इसका दिया गया, सैटेलाइट व्यू मतलब ये है कि जहां पे फ्रैक्चर उस जगह से ये स्प्रेड हो रहा है, इस जगह से ये इस तरीके से इस मतलब रेडिएशन हो, रेडिएटेड हो रहा है, जहां पे इंपैक्ट हुआ है इंपैक्ट साइड से सराउंडिंग वाली साइड में ये रेडिएट हो रहा है, इसलिए इसको रेडिएटिंग फ्रैक्चर भी बोल रहे हैं। लिखा भी ऐसे, हां रेडिएटिंग फ्रॉम द साइड ऑफ द इंपैक्ट, कि जहां पे फ्रैक्चर हुआ वहां से साइड में इंपैक्ट हो रहा है, वहां से साइड में मोस्ट कॉमनली जैसे आपकी जो फ्लैट बोन होती है, जो फ्लैट बोन और वो भी आपकी स्कल वाली होती है, उनके अंदर ये देखने को कॉमनली मिलता है, और दैट इज जो है स्टेलेट फ्रैक्चर, स्कल और पैटेलल बोन के अंदर कॉमनली देखने को मिलता है। तो फ्रैक्चर का नेम विद देयर इमेज, नेम विद देयर इमेज याद रखिए, मैं नोट्स आपको दे दूंगा, कॉमन जो आपको लिखना है अभी आप साथ साथ में लिख रहे हैं, तो फ्रैक्चर का नाम लिखते रहे, उसका दूसरा नेम लिखते रहे, और कोशिश करें कि रफली इमेज बना ले। अगर आप नोट्स बना रहे साथ साथ में तो दो चीज, फ्रैक्चर का नेम, व्हाट इज अनदर नेम एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ द इमेज, इमेज आप किस तरीके से ड्रॉ करें, इमेज हल्की सी बना ले ताकि आपका रिवाइज भी होता रहे साथ साथ। नेक्स्ट हमारे सामने एवरेज फ्रैक्चर, आल्सो नोन एवरेज फ्रैक्चर, है ना। फ्रैक्चर वेयर फ्रैगमेंट ऑफ द बोन इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेन मास, मेन मास जो आपका बोन का है, आप देखोगे कि ये जो पोर्शन है ये आपकी बोन है, अरे कौन सी बोन का फ्रैक्चर है ये, कैल्केनियस बोन का फ्रैक्चर है, मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर यू आर ए कार्पल बोन, टार्सल, कार्पल नहीं है टार्सल है, तो ये टार्सल होती है पैरों में, टी यानी टांगों के अंदर टार्सल होती है, कार्पल आपकी हैंड के अंदर होती है, रिस्ट के अंदर रहती है। तो कैल्केनियस जो होती है जिसको हील बोन बोलते हैं, लार्जेस्ट बोन होती है, मोस्ट फ्रैक्चर बोन होती है, उसका जो फ्रैक्चर हो रहा है और यहाँ पे एक सेगमेंट बाहर की तरफ निकल देती है, एवल्जन फ्रैक्चर, एवल्ज फ्रैक्चर, एवल्ज फ्रैक्चर। तो इसको लेके और वो इमेज बना ले, ऐसे रफली इमेज बना ले, नॉट ओनली ये बनाए, अरे एजीडी ये सारी डिजाइन नहीं बनाना, कैसे बनाए, एक बोन आपने बना ली इस तरीके से और इस बोन को आपने इस तरीके से बनाना है, ये पार्ट इस तरफ रख ले और इस तरीके से ऐसे बना ले, इस तरीके से, तो ये आपको क्लासिफाई हो जाएगा कि ये क्या है, पार्ट अलग होगा। ऐसी इमेज में ज्यादा सुंदरता में टाइम नहीं दे, है ना, इधर ही ध्यान दे और इन चीजों पे थोड़ा फोकस करके जो आप समझ सके एटलीस्ट उतना तो बनाए। एवल्जन फ्रैक्चर, एवल्ज फ्रैक्चर। नेक्स्ट इंपैक्ट फ्रैक्चर, नेक्स्ट लिखो लिखो लिखो, एवरेज फ्रैक्चर और इमेज बना लिख लीजिए, इनको मैं थोड़ा थोड़ा बीच में टाइम दे दूंगा लेकिन लिमिटेड टाइम है, फ्रैक्चर को कंप्लीट करेंगे, इसका मैनेजमेंट थोड़ा रह जाएगा हमारा, कर लेंगे हम 24 से पहले पहले कर लेंगे, थोड़ा ये फ्लो मेंटेन रखेंगे हम तो कर लेंगे हम। हाँ बिल्कुल हो जाएगा बच्चों, लेकिन फिर और कोर्स भी आप लोगों को होना है, कुछ पेंडिंग जो चल रहा है वो भी होना है, देन इसमें ज्यादा लिखना नहीं है, बस एवरेज फ्रैक्चर लिखकर इमेज बनाए, दैट्स इट। नेक्स्ट इंपैक्ट इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, ए फ्रैक्चर कॉज्ड व्हेन द बोन फ्रैगमेंट आर ड्रम इनटू अनदर, एक दूसरे के अंदर घुस गया, एक बोन का पोर्शन है वो दूसरे बोन के पोर्शन के अंदर जा चुका है, जैसे ये इमेज बनाने की जरूरत नहीं है, एक बोन है ना, ये एक्चुअली दोनों इमेज गलत दी है, एक इस तरीके से होता, तो ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं इस बोन के अंदर की तरफ चला गया, तो अंदर की तरफ धसा हुआ है एक पोर्शन दूसरे, हालांकि जो स्ट्रेस फ्रैक्चर है उसमें इसमें क्या डिफरेंट होगा, स्ट्रेस में हाँ हेयरलाइन है और उसमें हाँ हेयरलाइन रहेगी, और वहां पे जो बोन है वो ओनली फ्रैक्चर होकर रुक जाएगी, जैसे स्ट्रेस है तनाव है लगातार बढ़ रहा है, एक तो ये है कि फ्रैक्चर हो गया और फ्रैक्चर होकर रुक गया, यहीं पे रुक गया, तो ठीक है, फ्रैक्चर होकर रुकने के बाद में और अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब एक बोन का पार्ट दूसरे बोन के पार्ट के अंदर चला गया, तो स्ट्रेस फ्रैक्चर आपका कन्वर्ट हो सकता है इन द इंपैक्टेड फ्रैक्चर, सिंपल चाहिए। और उसमें जो पैटर्न बना वो हेयरलाइन स्ट्रक्चर, यहाँ पे हेयरलाइन स्ट्रक्चर आपकी बनेगी लेकिन इतनी फाइन नहीं दिखेगी, इतनी फाइन यहाँ पे आएगी नहीं, और वो स्ट्रेस लाइन जो हमने देखा था हेयरलाइन स्ट्रक्चर नॉट स्ट्रेस लाइन, हेयरलाइन जो स्ट्रक्चर हम देखा वो हेयरलाइन चारों तरफ बन जाती है तो वैसे इंपैक्ट हो जाएगी दूसरी बोन के अंदर, तो हेयरलाइन और स्ट्रेस फ्रैक्चर आपका कन्वर्ट हो सकता है इंपैक्टेड फ्रैक्चर के अंदर। हो गया, इमेज बनाए, नेम लिखे और ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। कंप्रेशन फ्रैक्चर, वेज फ्रैक्चर, कंप्रेशन स्ट्रेस फ्रैक्चर का ही एक अलग से हम क्लासिफिकेशन देते तो वैसा ही लगभग क्लासिफिकेशन है, लेकिन यहाँ पे जो बोन है उसके अलग अलग फ्रैगमेंट बन जाते हैं और आपके स्ट्रेस फ्रैक्चर के अंदर बोन है वो एक लाइन में है और बस ओनली क्रैक आ जाते हैं, लाइंस वहां पे बन जाती है, तो वो आपका स्ट्रेस कंप्रेशन की वजह से जो बोन है वो टुकड़ों में टूट गई, टुकड़ों वाले जो फ्रैक्चर है उसको हम अलग से बोलेंगे दैट इज कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, लेकिन स्ट्रेस की वजह से थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा उसकी वजह से आपके बोन के अलग अलग कंपार्टमेंट बन गए, टुकड़े बने, जैसे यहाँ लिखा है छोटे छोटे ब्रेक आ गए, है ना, ब्रेक इन द वर्टिब्रा, एग्जांपल जो लेकर आए टीनी क्रैक आए हैं, मल्टीपल क्रैक आ गए, अब इनको आप हेयरलाइन तो नहीं बोल सकते हैं, और ये टुकड़े भी पूरी तरीके से नहीं है, अलग तो नहीं है भाई, अलग तो इस तरीके से होगा ना कि ये पार्ट अलग हो गया, ये बोन का पार्ट अलग आ गया, ये टूट के अलग आ गया, तो वो पूरी तरीके से सेपरेट हो गया, दैट इज कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, जो कि इससे अलग है। यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि अलग अलग क्रैक आ गए, इधर आ गए इधर आ गए इधर आ गए, दैट इज नोन एज द कंप्रेशन फ्रैक्चर। कौन सा होगा, कंप्रेशन फ्रैक्चर।
तो कंपेरिजन फ्रैक्चर और एग्जांपल जो लिखा हुआ है इसको वेज फ्रैक्चर हम बोल रहे हैं। कंपेरिजन फ्रैक्चर और वेज, वेज मतलब क्या, कॉर्नर की तरफ बेसिकली है ना, तो बोन के आउटर पोर्शन की तरफ जो फ्रैक्चर बेसिकली देखा जाता है, इसलिए नाम लिया यहाँ पे वेज फ्रैक्चर। इमेज याद रखें, दूसरा नाम याद रखें स्पेसिफिक फ्रैक्चर। ये जो जनरल फ्रैक्चर थे वो तो हमारे हो जाते हैं नाउ। इसके अलावा स्पेसिफिक फ्रैक्चर में जाने से पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे जो कॉमन फ्रैक्चर आप लोग पढ़ते हो, है ना, उसको बाई इमेज हम जान लेते हैं। उसकी इमेज भी है वो आपको दिखाएंगे, लेकिन उसको एक बार हम क्लासिफाई, नॉर्मली आपकी ये बोन है, ये बोन है, और इस बोन के अंदर इस तरीके से फ्रैक्चर हो गया। लाइन कैसे बनी है, ट्रांसफर, ये कैसा होगा, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ये जो फर्स्ट है, इसमें थोड़ा अच्छे से आप लोगों को बता देता हूँ। ये आप में से किसकी बोन है, ये फ्रैक्चर है, सीधी लाइन बनी, इसको नंबर दे रहे हैं 1, तो ये कौन सा हो गया आपका, ट्रांसवर्स, है ना, इसके लोकेशन के अकॉर्डिंग होगा ये आपका ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। वहीं पे सेकंड हम यहीं पे बना लेते हैं, इस तरीके से फ्रैक्चर हो गया, तो ये कौन सा बन गया आपका, ऑब्लिक फ्रैक्चर। तो सेकंड को हम किस तरीके से लिखेंगे, ऑब्लिक फ्रैक्चर। ये कौन सा हो गया आपका, ऑब्लिक फ्रैक्चर। देन नेक्स्ट आपका इस तरीके से बन गया, कौन सा बनता है, लॉन्जिट्यूडनल, इसको क्या बोलते हैं, लीनियर फ्रैक्चर। क्या बोलते हैं, तो ये आपका थर्ड हो गया, दैट इज द लीनियर फ्रैक्चर, लॉन्जिट्यूडनल फ्रैक्चर, लीनियर फ्रैक्चर। क्लियर है। नेक्स्ट इसी में हम बना लेते हैं टुकड़े वाला, है ना, यहीं पे इस तरीके से आपकी बोन है, उसके अलग अलग सेगमेंट बन गए। ये कौन सा हो गया, कम्युनिटेड फ्रैक्चर। फोर्थ वन कौन सा, कम्युनिटेड, न्यू, एन यू है ना, कम्युनिटेड फ्रैक्चर, कम्युनिटेड फ्रैक्चर। देन यहीं पे एक और हम बना लेते हैं, ओब्लिक हो गया आपका ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, जो कॉमनली होता है। उसमें कैसे होगा कि यहाँ पे आपकी जो बोन है, ग्रीन स्टिक को अलग से बनाएंगे क्योंकि उसकी इमेज अलग से होती है, वो क्वेश्चन पूछा जाता है। उससे पहले मैंने ओनली इतना बना दिया, ये आपका पार्शियल फ्रैक्चर, पार्शियल, और बात करें तो पार्शियल ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, पार्शियल ट्रांसफर फ्रैक्चर। ये मैं आप तो आप लिख रहा हूँ, मतलब ये इमेज थोड़ी नीचे चलेगी, इस तरीके से समझे, तो ये पार्शियल पूरी बोन इन्वॉल्व नहीं है, तो आपका कौन सा हो गया, पार्शियल ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। नेक्स्ट आपके सामने है कि ये जो फ्रैक्चर है वो पूरा इस तरीके से बन गया, पूरा बोन का पार्ट इन्वॉल्व हो गया, तो आपका कंप्लीट फ्रैक्चर कि पूरा बोन कंप्लीट ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ये तो इसके इन्वॉल्वमेंट की वजह से कि पार्शियल इन्वॉल्व हुआ या कंप्लीट इन्वॉल्व हुआ। उसके अलावा एक अभी जो हमने देखा था वो आपका इस तरीके से ये पार्ट बाहर की तरफ आ गया, एक पार्ट पूरा सेपरेट हो गया। अभी देखा था कौन सा भाई, कौन सा फ्रैक्चर देखा था हमने अभी, खड़ो, चल से जगह चेंज कर लियो। ये जो है, ये जो है, ये जो है कौन से, नहीं गलत नहीं समझे, है ना, चीजों को अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं ले, है ना, चीजों को बिल्कुल अदरवाइज नहीं ले, मैं इस चीज को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता हूँ किसी बच्चे को आप पर्टिकुलर नॉमिनेट कुछ भी करके अदरवाइज बोलते हैं। स्पेसिफिक जब आप आपको मैंने काफी टाइम नोट किया, आपका ध्यान इधर से उधर थोड़ा रहता है ना, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, पर्सनली बोल रहा हूँ, थोड़ा सा जगह चेंज करना। ये कौन से टाइप, इस इमेज में, ये पूरी इमेज है ना, इस इमेज में कौन से, कोई भी नहीं बोलेगा, इस इमेज में कौन से नंबर का फ्रैक्चर, एवर्जन फ्रैक्चर है, जिसमें नंबर ही नहीं है सर, जिसमें नंबर ही नहीं है, बिल्कुल सबसे लास्ट वाला ना, ध्यान रखना बच्चा आपको भी। चलिए बैठ जाइए। तो ये वाला कौन सा बनेगा आपका, एवर्जरी फ्रैक्चर, जिसमें बोन का कंपार्टमेंट, बोन का पोर्शन अलग से हो गया, बाहर निकल गया, वो आपका कौन सा बन गया, एवर्जन। और कौन सा, एवर्जरी फ्रैक्चर बेसिकली इसको बोला जाएगा। क्लियर है ये, तो ये इस तरीके से आपको याद रखना। बाकी ग्रीन स्टिक में क्या होता है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर आपका अलग से बोन जो है वो बोन का एक सेगमेंट जो होता है इस तरीके से आ जाएगा, आधा अधूरा टूटता है, और जो बोन होती है वो आपकी इस तरीके से बेंड हो जाएगी, किस तरफ बेंड होगी, जिस तरफ टूटेगा उस तरफ नहीं होगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे बेंड होती है, कुछ ज्यादा बेंड हो गया तो ये बेंड से भी क्वेश्चन बनता है कि जो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है उसके अंदर जो बेंड देखने को मिलता है वो बेंड की साइड में होता है, इम्पैक्टेड साइड में होता है, उसके कॉन्ट्रालेटरल साइड में। वर्ड जो यूज किया मैंने, इप्सिलेटरल और कॉन्ट्रालेटरल। इप्सिलेटरल मतलब है सेम साइड, अगर ये आपकी जैसे कोई बोन है, यहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है, तो ये जो बोन है उसमें बेंड की साइड होगा, अपोजिट साइड में, और अपोजिट के लिए वर्ड यूज करते हैं कॉन्ट्रालेटरल। तो इस तरीके से होगा, तो फ्रैक्चर आपका यहाँ पे है लेकिन इधर बेंड होगा, कॉन्ट्रा इप्सिलेटरल साइड में फ्रैक्चर है, मतलब जो इंपैक्ट है तो उसके कॉन्ट्रालेटरल यानी अपोजिट साइड में बेंड होगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट साइड में ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है किसी बोन के, तो बेंड किस टाइप देखने को मिलेगा, तो आपको याद रखना दैट इज द लेफ्ट साइड, दैट इज द लेफ्ट साइड, अपोजिट साइड में बेंड देखने को मिलता है। तो ये कॉमन जो फ्रैक्चर है, बाकी स्पेसिफिक फ्रैक्चर हम देख रहे हैं और अभी हमने लिखा भी है, और कुछ जो है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना, इनसे सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं। बाकी पार्शियल आपके ये हेयर लाइन वाला था, स्ट्रेस फ्रैक्चर है आपका, कंप्रेसिव फ्रैक्चर है, कंप्रेशन फ्रैक्चर, वो सारे अभी हम वन बाय वन कवर कर चुके हैं। नेम विद देयर इमेज, नेम विद देयर इमेज आपको याद रखना, हो गया ये। स्पेसिफिक फ्रैक्चर और स्पेसिफिक फ्रैक्चर डायरेक्ट एग्जाम के क्वेश्चन बनते हैं बाय द नेम, बाय द इमेज। बाय द नेम बनता है कि कौन सी बोन यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है, उसके बाद बोन का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है ना। तो बाय द नेम जो फ्रैक्चर बनता है कि अल्लाह के अंदर जो फ्रैक्चर होता है यूनिट टाइम, दैट इज मोंटेगियर फ्रैक्चर, फ्रैक्चर ऑफ द प्रोक्सिमल थर्ड ऑफ द अल्ना विद द डिसलोकेशन ऑफ द हेड ऑफ द रेडियस। अल्लाह का फ्रैक्चर है पहला क्वेश्चन, मोंटेगियर फ्रैक्चर इज रिलेटेड विद अल्नार फ्रैक्चर, अल्लाह का फ्रैक्चर है, लेकिन अल्लाह का कहां से फ्रैक्चर है, अल्लाह जो है या आपके रेडियस है या आपके अल्लाह है, अल्लाह का कौन सा फ्रैक्चर है, तो प्रोक्सिमल थर्ड का है। प्रोक्सिमल थर्ड कौन सा बनेगा आपका, ये वाला, इधर इस तरफ जो आपका एल्बो की तरफ है, ये आपका क्या बनेगा, प्रोक्सिमल वन थर्ड, देन ये वन थर्ड, देन ये वन थर्ड, इस तरीके से आपका पूरा 100% बन जाएगा। तो ये जो रीजन है आपके एल्बो की तरफ, आपके एल्बो की तरफ, एल्बो की तरफ जो रीजन है इस रीजन में फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। ये आपका क्या है, प्रोक्सिमल, क्योंकि बॉडी के पास है, बॉडी के पास है इसलिए प्रोक्सिमल, तो प्रोक्सिमल वन थर्ड रीजन ऑफ द अल्लाह जब वो फ्रैक्चर होता है वहां पे यूनिक टाइप ऑफ फ्रैक्चर बनता है, दैट इज नोन एज द मोंटेगिया फ्रैक्चर। और दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि फ्रैक्चर तो हो गया, लेकिन डिसलोकेशन जो हो रहा है वो इसके अपोजिट वाले, यहाँ पे फ्रैक्चर होके उस साइड वाली बोन पे क्या प्रेशर डाला, इसकी वजह से जो आपकी रेडियस थी वो डिसलोकेट हो गई। तो रेडियस का तो यहाँ पे क्या हुआ है, डिसलोकेशन, रेडियस का क्या हुआ, डिसलोकेशन, और फ्रैक्चर कौन सी हुई है, अल्लाह। दोनों आपको याद रखना, मोंटेगिया फ्रैक्चर से रिलेटेड सीधा क्वेश्चन है कि फ्रैक्चर किसका, अल्लाह का, डिसलोकेशन कौन हो रही है, रेडियस। ये दोनों आपको याद रखना, डिसलोकेशन अलग है, फ्रैक्चर अलग है, डिफरेंट है दोनों में। क्या डिफरेंट है, फ्रैक्चर और डिसलोकेशन मींस क्या, फ्रैक्चर मीन सिंपली है कि जो बोन की कंटिन्यूटी है उसमें कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन आ गया, और डिसलोकेशन मींस क्या है कि जो उसकी प्लेसमेंट है, हाँ, जो उसकी लोकेशन है उससे वो मिसप्लेस हो गया, दैट इज अ डिसलोकेशन, वो डिसलोकेट हो गया, लोकेशन से हट गया। तो फ्रैक्चर तो किसका है, आपका अल्लाह का। ये वर्ड लिखे और ये इमेज में ड्रॉ कर ले रफली, इस तरीके से बना ले, एक इमेज को इस तरीके से बना ले कि ये आपकी कौन सी इमेज होगी, नीचे वाला पोर्शन रेडियस हो गया, और ये ऊपर वाला है इस तरीके से टूटा नहीं, ऊपर वाला को आप इसको रेडियस बना ले, और नीचे वाला को आप इस तरीके से बना ले, ये वाली जो बोन है वो अल्लाह है, और यहाँ पे फ्रैक्चर ऐसे दिखा दे, और इसको लिख ले कि डिसलोकेशन। अगर इमेज ठीक से डिसलोकेटेड नहीं बनती है तो डिसलोकेशन लिख ले, ताकि जो की चीजें है वो आपकी इमेज के अंदर मेंशन हो जाए। तो दोनों चीज बस नेम आपको याद रखना, किस बोन के साथ में है, किसी बोन के साथ में है,
किसी बोन के साथ में है, वो आपको याद रखना। दैट इज विद द अल्नर फ्रैक्चर, अल्नर बोन। हो गया, ज्यादा नहीं लिखना, बस इमेज बनाए, नेम लिखे और अल्नर लिखे। हाँ चलिए ठीक है, हो गया, इसको करो अभी, पढ़ो जल्दी से। बार बार एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, बार बार रिपीटेडली, स्मिथ फ्रैक्चर, कुलीज फ्रैक्चर, स्मिथ फ्रैक्चर, कुलीज फ्रैक्चर, उसी से रिलेटेड है। थोड़ा पढ़िए आराम से, इतना जल्दी आंसर नहीं बताए। स्मिथ फ्रैक्चर इज द कैरेक्टराइज्ड बाय व्हिच टाइप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, किस टाइप का डिस्प्लेसमेंट होता है। और स्मिथ फ्रैक्चर में यूजुअली होता है क्या है, किसका फ्रैक्चर है, रेडियस का। रेडियस के अंदर स्मिथ और कुलीज दो फ्रैक्चर बनते हैं, वो रेडियस के फ्रैक्चर है। बस बोन किस तरफ मतलब आपका जो रिस्ट है उसका कौन सा पार्ट कैसे इन्वॉल्व हो रहा है, कि आपका इस तरीके से हुआ है या इस तरीके से हुआ, मतलब दो जो पाम है इस तरीके से हुआ, आउटवर्ड वाला या इनवर्ड वाला। तो जो स्मिथ है वो इनवर्ड है आउटवर्ड है, ठीक बताइए है साइंस क्लास के अंदर। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, देखिए ये तो बनेगा नहीं कि जहां अल्लाह है वहां तो आंसर नहीं है, क्योंकि ये है किसका, रेडियल, इसलिए बी और डी तो बाहर है। प्रोक्सिमल रेडियस डिस्प्लेसमेंट, तो प्रोक्सिमल तो ये होगी, ये होगी प्रोक्सिमल, तो यहाँ पे नहीं होगा, सीधा क्वेश्चन है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है। तो डिजिटल रेडियस का होता है, अब किस तरफ होता है, उसमें दो बनते हैं, जो आपकी कुलीज और स्मिथ है वो हम डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन है किसका, तो प्रोक्सिमल का नहीं है, डिजिटल का रहता है। सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, और हर एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं दोनों से क्वेश्चन बनते ही है। दैट इज स्मिथ और, तो इन दोनों में कंफ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं रखना। स्मिथ और आपका जो कुलीज होता है, मैं बता देता हूँ, स्मिथ फ्रैक्चर जो होता है उसके अंदर जो आपकी पाम होता है उसका, और जो कुलीज फ्रैक्चर होता है, कुलीज जो फ्रैक्चर होता है उसके अंदर सिंपली आपको याद किस तरीके से रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि अभी आप कंफ्यूज हो रहे हैं। तो इसमें आई है और इसमें क्या है, ओ है। आई मतलब है इनवर्ड, ये आपका इनवर्ड बेंड होता है इस तरीके से। इनवर्ड, इनवर्ड मतलब कैसे, बॉडी की तरफ ये वाला, ये जो पोर्शन है वो आपकी इनवर्ड है, ये जो पोर्शन है वो आपकी इनवर्ड है इस तरीके से। तो इनवर्ड आपका बॉडी की तरफ, आउटवर्ड, इनवर्ड आउटवर्ड, तो इनवर्ड है वो स्मिथ है, ऐसे याद रखिए। और आउटवर्ड ये वाला, आउटवर्ड वो कुलीज फ्रैक्चर, दोनों याद रखे, कंफ्यूज नहीं होना। कंफ्यूजन होता है इसके अंदर कि कौन सा स्मिथ है कौन सा कुलीज है, तो अभी आगे से कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना। आई मींस क्या, इनवर्ड लिखा हुआ भी है, स्मिथ फ्रैक्चर इनवर्ड, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द योर हैंड और कैन से पाम, और उसकी वजह से जो आपका डिस्टल रेडियस है उसका फ्रैक्चर हो जाता है। डिस्टल रेडियस का फ्रैक्चर हो रहा है वो आपका क्या है, दैट इज स्मिथ फ्रैक्चर। और आउटवर्ड की वजह से कि आपका हाथ का प्लेसमेंट इस तरीके से हो गया, इस तरीके से कुछ भी ट्रेजेडी हुई, ऐसा प्लेसमेंट हुआ फिर आपका फ्रैक्चर हुआ है, तो वो आपका क्या, कुलीज फ्रैक्चर, दैट इज कुलीज फ्रैक्चर। साइंटिस्ट के नेम के अकॉर्डिंग है, जिन्होंने फाइंड आउट किया था उनके नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे बना रखा है। डिस्टल फ्रैक्चर ऑफ द रेडियस, वर्ड से क्वेश्चन है, डिस्टल है प्रोक्सिमल नहीं है। डिस्टल मतलब क्या है, लोअर साइड पे है, और टुवर्ड द रिस्ट है, टुवर्ड द रिस्ट वाला है ना, टुवर्ड आपका एल्बो की तरफ नहीं है, एल्बो वाला जो है वो प्रोक्सिमल बनता है। तो टुवर्ड द रिस्ट जो है रेडियस का, और वहां पे जो वेंट्रल सरफेस है, वेंट्रल सरफेस का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। वेंट्रल सरफेस कौन सी है, ये, और ये डोर्सल, तो वेंट्रल की तरफ भी जा रहा है। यहाँ पे एक और कंडीशन बनती है, वेंट्रल एंगुलेशन बनता है, वेंट्रल की तरफ एंगल बनता है इस तरीके से, ये वेंट्रल एंगुलेशन है। डोर्सल एंगुलेशन ये है, तो इसमें एक और वर्ड लिखे जैसे लिखा हुआ है कि जो वोलर सरफेस है, वेलर हम वेंट्रल के लिए बोल रहे हैं, तो यहाँ पे वेंट्रल एंगुलेशन बनता है, एंगल बन जाता है ना, वेंट्रस एंगुलेशन यहाँ पे बन जाता है। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिस्ट एंड हैंड, उसकी वजह से मतलब किस तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, वो अंदर की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, आपका रिस्ट है आपका हैंड है, उसकी वजह से रेडियस का डिस्टल वाला पोर्शन फ्रैक्चर हो रहा है, इज नोन एज स्मिथ फ्रैक्चर। क्लियर, कोई डाउट नहीं बिल्कुल भी। एक एक वर्ड की वैल्यू है, एंगुलेशन लिखा हुआ है, डिस्टल वर्ड लिखा हुआ है, रेडियस वर्ड लिखा हुआ है ना। और किसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, हैंड के डिस्प्ले, ये आप इस तरह से गिरे तो यहाँ पे रिस्ट वाले की वजह से या इसकी वजह से यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ, तो हैंड के डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से रेडियस का डिस्टल वाला पोर्शन फ्रैक्चर हुआ है अंदर की तरफ, वो आपका स्मिथ फ्रैक्चर। इमेज दिमाग में रखें, ये एग्जाम में पूछी हुई इमेज है बार बार, स्मिथ फ्रैक्चर, स्मिथ फ्रैक्चर, स्मिथ फ्रैक्चर। क्लियर है, बढ़िया आगे। लास्ट इसका जो है वो एक और देख लेते हैं हम, कुलीज फ्रैक्चर। इसमें आप देख पा रहे हो कि आउटवर्ड है, इमेज क्लियर दिख रही है। कुलीज में कैसे बोलेंगे हम, आउटवर्ड कुलीज, कुलीज ठीक है। कुलीज में क्या है, आउटवर्ड प्लेसमेंट, बाहर की तरफ आपका, तो यहाँ पे कौन सा एंगुलेशन बनेगा, डोर्सल एंगुलेशन। ये सरफेस कौन सी एंड की, डोर्सल, तो डोर्सल एंगुलेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। कुलीज फ्रैक्चर है, डिस्टल फ्रैक्चर ऑफ द रेडियस, सेम है, वो भी डिस्टल आपके रेडियस का था, यहाँ पे डिस्टल रेडियस का ही फ्रैक्चर है। और द रेडियस विद द डोर्सल पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट, डोर्सल आ गया, डोर्सल एंगुलेशन यहाँ पे बनेगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द हैंड एंड योर रिस्ट, और यहाँ पे एंगल बनेगा, दैट एंगल इज द डोर्सल, डोर्सल एंगुलेशन इज द कुलीज फ्रैक्चर। कुलीज फ्रैक्चर अलग है, स्मिथ फ्रैक्चर अलग है। कुलीज फ्रैक्चर के अंदर क्या हो रहा है, आउटवर्ड हो रहा है, डोर्सल साइड में एंगुलेशन बन रहा है। क्लियर है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किसका, इसका, आपके हैंड का, इसलिए बार बार वहाँ पे लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट बोल दो, रिस्ट एंड हैंड, कि यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि मेरे रेडियस को यहाँ पे कुछ भी कंपेयर नहीं किया गया, फ्रैक्चर में दोनों रेडियस का ही है, सेम जगह का ही है। ये जो फ्रैक्चर बनाया बस इसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग, पोजीशन के अकॉर्डिंग है कि कौन सा है। तो मेरा हैंड इस तरीके से जा रहा है तब मेरी रेडियस टूटी है, और इस तरीके से जा रहा है रेडियस टूटी है, तो वो कौन सा आपका कुलीज है। मेरा हैंड इस तरीके से जा रहा है, सेम जगह से रेडियस टूट रही है, तो वो आपका स्मिथ है। इसके प्लेसमेंट है, ये भी याद रखें, जो प्लेसमेंट है बच्चों वो आपका हैंड के प्लेसमेंट की वजह से, कि आपका हैंड इस तरफ गया तब आपका फ्रैक्चर हुआ है, हैंड इस तरफ गया तब फ्रैक्चर हुआ, बाहर की तरफ गया तो कुलीज है, अंदर की तरफ है तो स्मिथ फ्रैक्चर है। बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं, एग्जाम के क्वेश्चन है सीधे। तो ये आपको कुलीज और आउटवर्ड फ्रैक्चर याद रखना है, स्मिथ और इनवर्ड फ्रैक्चर याद रखना है। देन नेक्स्ट इज द गैलेजिया फ्रैक्चर, नेक्स्ट इज द लास्ट लिख लो, दैट इज द गैलेजिया फ्रैक्चर, इसको लिख लो लास्ट एक और। फ्रैक्चर ऑफ द रेडियस विद द डिसलोकेशन ऑफ द, ये भी रेडियस का ही है, इसलिए तीनों रेडियस के साथ हो जाएंगे अपने। अल्लाह का एक ही फ्रैक्चर होना पड़ता है, दैट इज मोंटे की फ्रैक्चर। उसी की तरह यहाँ पे रेडियस के तीन फ्रैक्चर होंगे, स्मिथ कुलीज और आपके सामने ये है, और दैट इज द गैलेजिया फ्रैक्चर। फ्रैक्चर ऑफ द रेडियस विद द डिसलोकेशन ऑफ द डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट, या वाला कि यहाँ पे इसी का फ्रैक्चर हो रहा है, लेकिन इसके साथ में और क्या गिफ्ट मिला है, और गिफ्ट मिला है कि यहाँ पे जो जॉइंट था वो भी डिसलोकेट हो गया। अब यहाँ पे वो हैंड और उसकी पोर्शन नहीं है, और जिन साइंटिस्ट ने इनको फाइंड आउट करके अलग अलग क्लासिफाई किया उसके अकॉर्डिंग किताबों में छप गए, उसके अकॉर्डिंग आपके सामने आ रहे हैं। तो आपको इसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, और इसके अकॉर्डिंग आपको एग्जाम में जाके जो भी आपका सिस्टम होता है वहाँ पे क्लिक करके आंसर लेना है ना। तो ये कौन सा है, रेडियस का ही फ्रैक्चर है, दैट इज द गैलेजिया फ्रैक्चर। किस पार्ट का है, वो भी डिस्टल वाला ही है, ये भी किसका, डिस्टल का ही है। लेकिन यहाँ पे यूनिक क्या हो रहा है कि जो आपका अल्नर जुड़ता है, डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट, ये डिस्टल रेडियो अल्नर है, इसलिए हमने जॉइंट को डिटेल से पढ़ा कि डिस्टल वाला है, नीचे की तरफ रेडियो अल्नर है, इधर होता है वो प्रोक्सिमल होता है, बीच में जॉइंट बनता है, दैट इज द इंटरओसियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो ये जो है वो आपका डिस्टल वाला है, मतलब दूर की तरफ है। और क्या फ्रैक्चर हुआ है, रेडियस फ्रैक्चर हुआ, गिफ्ट क्या मिला है, दैट इज द योर जॉइंट डिस्प्लेसमेंट, ये आपको याद है, दैट इज द गैलेजिया फ्रैक्चर। क्लियर है ये, चलिए लिख लीजिए इसको। आप पीपीटी दे दी जाएगी, थोड़ा टाइम लग सकता है पीपीटी के अंदर, तो मेंटली प्रिपेयर है, वो आपको मिल जाएगी। ऑलमोस्ट आप लोगों ने लिख ली है पीपीटी, यही है। नहीं लिखी है पीपीटी आपको दे दी जाएगी,
पीपीटी आपको दे दी जाएगी, जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर आपको सेंड करी जाएगी। इमीडिएटली से भोकाली मचाएगी, आजकल में नहीं आए तो उस पर भी हमें इमीडिएटली किसी स्टेप पे जाना होता है, तो हमारे पास बहुत सारा कंटेंट होता है, बहुत सारी चीजें होती है, आपको कितना देना है, क्या चीजें देना है, वो डिसाइड करना पड़ता है। तो